शान्तिः। Yes, over to you, sir. तो लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स देखे थे। ये सिस्टम में हम मोस्टली फोकस करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। बेसिकली फंक्शंस बहुत ज्यादा है। अगेन दे हैविंग ब्रेकडाउन्स ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स और इनकी हर एक की साइकिल होती है। तो एट रैंडम जो प्रॉपर डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑर्गन, वो हम समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हर एक चीज को हम देख रहेंगे, क्योंकि हर एक चीज की जो डाइजेशन प्रोसेस है वो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो इन शॉर्ट फर्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इन सेकंड पार्ट द ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फंक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो लास्ट टाइम टेबल हमने डिस्कस किया था वो इसी हिसाब से था। तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत ज्यादा ऑर्गन्स नहीं है, और एज अ योगिक प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं उस हिसाब से भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा फंक्शंस भी नहीं है। जो कुछ होता है वो हार्मोनल उस हिसाब से ज्यादा कुछ है नहीं। सो जस्ट गोइंग विद द फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली हम जब योगिक प्रैक्टिस करते हैं, हेलो जी, सर आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। ओके ओके। सो बेसिकली योगिक प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट वन, जब हम कोई भी आसन करते हैं तो रिलेटेड आसनाज में हम जो प्रोसेस करते हैं तो उससे जो एक्सटेंशन या फ्लेक्शन होता है आउटवर्ड साइड मसल्स है या फेशियाज है, उनके कारण जो इनर ऑर्गन्स है वो भी स्ट्रेच होते हैं। उसके वजह से जो कार्डियक एक्टिविटी बढ़ती है इन द ऑर्गन्स, उस कारण उनके फंक्शंस हम उनके जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। सो सेम सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम कोई भी आसन करेंगे जिसमें जो कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, वो प्रेशराइज होंगी, उसमें मोशन आएंगे, सभी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी एक बात ऐसी है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, अगर साइंटिफिकली कोरिलेट किया जाए, तो जो भी डाइजेशन प्रोसेस है इट्स डिपेंड अपॉन द एसिडिक फैक्टर ऑफ द पर्टिकुलर सिक्रेशन एंड द अल्कलाइन फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्रेशन। तो जो कुछ एसिडिक चेंजेस या अल्कलाइन चेंजेस डाइजेस्टिव सिस्टम में जरूरी है, उसी हिसाब से जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जो भी कुछ एयर इनहेल करते हैं दैट इज प्योरली ऑक्सीजनेटेड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सैचुरेशन ज्यादा होता है ब्लड में वो हम एक्सपेल करते हैं। तो ये जो है, ये भी प्राणायाम जो है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अल्कलाइन फैक्टर्स है और एसिडिक फैक्टर्स है उनको हेल्प करने में इम्पोर्टेंस उनका होता है। यानी ये दोनों तरीके से हम आसनास करें तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं विद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, और हम प्राणायाम करें तो विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम पीएच मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये दोनों तरीके जो हम प्रैक्टिसेस में करते हैं ये दोनों डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट होते हैं। अगेन वो छोटे-छोटे हार्मोनल्स लेवल्स पे कैसे एक्ट होते होंगे वो डिटेल इस स्टडीज हो है उनके। तो बेसिकली हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल स्टार्टिंग विद फर्स्ट दैट इज द वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये लास्ट टाइम में हमने देखा था कि, और लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इट इज फॉर्म बाय द 4 लेयर्स। ठीक है, मैंने बाकी जगह पे जैसे जैसे लेयर्स हम ज्यादा यहाँ पे बेसिक 4 लेयर्स होते हैं, उनके अंदर भी 3 लेयर या 4 लेयर की हर शीट बनाई बनती है। लेकिन एट at whole extent of the digestive system these 4 layers are present, that is innermost, that is the mucus one, then submucous, then muscular, and then serous fibrous. Starting with the first, that is the muscular layer.
mucus layer is the innermost layer of the GI tract. It's also called as a gastrointestinal mucosa or the mucous membrane. तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जहाँ पे गैस्ट्रिक ड्रग होते हैं इन पैनक्रियाज, इंटरनली हम जब जाएंगे तो वहाँ पे लिकस सर्कुलरिस होते हैं इन द इंटेस्टाइन्स, जो जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आगे बढ़ता है तो वो डिमिनिश होते जाते हैं। तो ये जो मस्कुलर म्यूकोसा होता है या म्यूकस फोल्ड्स या म्यूकस लाइनिंग्स होती है, इस यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी से सिक्रीशंस बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली 3 लेयर्स का स्ट्रक्चर्स उन्होंने बताया, दैट इज एपिथेलियल लाइनिंग, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। They are the structural layers which are present in mucus layer itself. उसमें भी हर एक का फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है। एपिथेलियल लाइनिंग भी होता है वो डायरेक्टली contact with the contents of the GI tract, type of the cells that layers varies in different of GI tract. ये जो लाइनिंग्स होते हैं किसी जगह पे वो स्टमक स्ट्रैटिफाइड होते हैं, किसी जगह पे वो कॉलमनर होते हैं। तो ये चेंज अकॉर्डिंग टू उनको क्या अब्सॉर्ब करना है चेंजेस होते हैं, लेकिन दे हैविंग द कॉमन एपिथेलियल लाइनिंग. Then second one, the lamina propria. Lamina propria is formed by the connective tissue which contains the fibroblasts, macrophages, lymphocytes and eosinophils. Basically जब हमने स्प्लीन देखा था, स्प्लीन में हमने देखा था कि वो फैगोसाइटोसिस करता है, मैक्रोफेज जो होते हैं ये होते हैं, यानी हर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट ओनली रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन या न्यूट्रिशन पर्पस, पर यहाँ पे हेमोलाइटिक हेमोपोइसिस जो हेल्प करते हैं ब्लड फॉर्म करने में, हेमोपोएटिक हेमोस्टैटिक हेमोपोइसिस, ये भी फैक्टर्स यही से हम सिंथेसाइज करते हैं. विटामिन होते हैं, विटामिन बी इटसेल्फ इज फॉर्म विद इन द इंटेस्टाइन, तो ये भी डेवलप्ड होता है. देन जब हमने लास्ट टाइम लिवर के फंक्शंस देखे थे तब भी हमने देखा था दे हैविंग कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स ओवर देयर. ये हर चीज में होता है, सिर्फ डाइजेशन प्रॉपर सेंस की वो सिर्फ न्यूट्रिशन में नहीं आते, बाकी सिस्टम भी उनसे कनेक्टेड रहते हैं. द नेक्स्ट वन दैट इज द muscularis mucosa. This is the mucus layer consists of thin smooth fibers. It is absent in mouth and pharynx. Digestive system जब हमने काउंट की थी, this we are just starting with the mouth and the then pharynx, then esophagus, then stomach, small intestine, large intestine, up to the anal opening. तो ये तीन लेयर फर्स्ट लेयर हो गई. Then submucosal layer is the present in all parts of the GI tract except mouth and pharynx. It contains loose collagen fiber, elastic fibers, reticular fibers, connective tissues, blood vessels इसमें रहती है, lymphatics रहते हैं और nerve plexuses होते हैं. Then important one that is the muscular layer. First one mucus हो गई, सब mucus हो गई, फिर muscular हो गई. तो muscular layer it is present all over lips, cheeks, pharynx, and having the skeletal muscles. Esophagus has both type of muscles, that is the skeletal muscle and the smooth muscles. Wall of the stomach, again in the stomach they are divided into two segments, that is the longitudinal and the circular. The smooth fibers of the stomach are arranged in the 3 layers, that is inner oblique, जो अभी मैंने बताया, middle and the outer longitudinal, and in the intestine they are in the 2 layers, that is the circular one and the longitudinal one. बेसिकली ये जो मस्कुलर लेयर होती है एक उनको फिक्स्ड शेप देती है, और दूसरा जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, इनफैक्ट जब हम कोई चीज खाते हैं तो जब हम ये देखते हैं कि उसको 32 टाइम्स हम चबा के उसको आगे बढ़ाना चाहिए, पर ऐसा प्रैक्टिकली बहुत बार हम नहीं करते, कभी कभी जल्दी में खाना खाते. फिर भी जब ये स्टमक में जाता है, स्टमक में स्टोर्ड होता है, स्टमक में जाने के बाद ये वहां पे मिक्स होते रहता है. मींस व्हेन वी आर ईटिंग द फूड, इट्स जस्ट स्टोर्ड इन द स्टमक फर्स्ट. वहां पे वो 2.5-3 घंटा 4 घंटा जैसे आपकी डाइजेस्टिव पावर है वहां पे वो रहता है. उसमें जो सिक्रीशंस होते हैं, जो पैनक्रेट जो स्टमक सिक्रीशंस होते हैं, एचसीएल होता है, गैस्ट्रिक जूस होती है, वो वहां पे एक्ट होते हैं. अगेन म्यूकोजल सिक्रीशंस होते हैं, जिस मैंने आपने कितना भी हार्ड खाना खाया तो वो वहां पे उसको ड्यू टू दैट म्यूकोसा और म्यूकोस सिक्रीशंस वो वहां पे सेमी सॉलिड बनता है, और वो सेमी सॉलिड बनने के बाद फिर वो इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है. अगेन वहां पे भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो वहां पे डायरेक्टली डाइजेस्ट या अब्सॉर्ब होती है विद इन द स्टमक, पर ये बहुत कम चीजें हैं. सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड आफ्टर इन द स्टमक. सो सबसे प्रॉपर सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्टमक का, इट इज द स्टोरेशन ऑफ द फूड.
So it's in the mechanical section. So यहाँ पे स्टोर होने के बाद हम बोल रहे हैं कि उसको ये करना है, उसको मिक्सअप करना है, तो ये पूरे जो फाइबर्स होते हैं मस्कुलर फाइबर्स, उनकी जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है उस कारण वो मिक्स और ये होते रहते हैं। अब जैसे स्टमक में स्टोर हो रहा है इसलिए वहां पे ज्यादा मसल लेयर की जरूरत है स्ट्रक्चरली, इसलिए वहां पे 3 लेयर्स होते हैं एज कम्पेयर टू द इंटेस्टाइन, वहां पे सिर्फ 2 लेयर्स होते हैं। देन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज द फंक्शन विद द माउथ। मींस हम जब डाइजेशन कंसीडर करते हैं तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द स्टमक। जैसे आयुर्वेद में हमने बोला था कि आमाशय, आमा अनडाइजेस्टेड फूड, आशया मीन्स जहाँ पे वो ठहरता है। बट प्रैक्टिकली डाइजेशन इज स्टार्ट विद माउथ। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला कि हम 32 टाइम्स उसको चबा के खाना चाहिए, क्योंकि जो सिक्रीशन सलाइवा में होते हैं, जो सलाइवा सिक्रीट करता है, जो सलाइवा डाइजेस्ट करता है, वो एंजाइम्स, वो सिक्रीशन स्टमक में नहीं पाए जाते। इसलिए बहुत बार जिनको आदत रहती है एकदम फास्ट हम खाना खाए, तो ऐसे इसमें वो मुंह में ज्यादा देर वो बॉल रहता नहीं, डायरेक्टली ट्रांसफर होता है टू द स्टमक। तो ऐसे कंडीशन में भी डाइजेशन इनप्रॉपर हो सकता है। इसलिए जब हम कभी कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है या इंडाइजेशन का पेशेंट है, हम उनको बहुत बार ये क्वेश्चन कॉमनली पूछते हैं, आप टीवी देखते वक्त खाना खाते हो क्या? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अगर हम टीवी देखते वक्त खाना खाते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, और ये जो चीजें है सिक्रीशंस, इट्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नर्वस सिस्टम कि हमें क्या करना है, क्या सिक्रेट करना है, क्या करना है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम खाना खाते हुए सिर्फ एक ही काम करेगा कि खाना खा रहे हैं, तो ये प्रॉपर प्रोसेस होती रहती है कि वहां पे दूसरी जगह पे कहीं पे भी हमारा ध्यान डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे शायद आयुर्वेद में आयुर्वेद के लेक्चर्स में शायद सर ने बताया होगा कि ज्ञान के जो 3 प्रकार है, प्रत्यक्ष, उपदेश, अनुमान, प्रमाण वगैरह। तो वहां पे प्रत्यक्ष जो होता है कि एक समय में हम एक ही जगह से अच्छे से ध्यान अर्जित कर सकते हैं। सेम थिंग विद द डाइजेशन। अगर हम खाना खाते हो, बात कर रहे हैं, किसी चीज को पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हमारा एक सेंस ऑर्गन वहां पे भी एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे समवट गेटिंग डिस्टर्बेंस। अगर वो प्रॉपर हम एक ही काम कर रहे हैं, तो इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट वन, मींस हमने हमारा प्राइमरी फंक्शंस इट इज इन द माउथ। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा काम क्या होता है कि कोई भी ठोस जो चीज हम खाते हैं तो उसको बारीक करना और फिर उसको आगे निकालना। बहुत बार ऐसे होता है कि हम जब जल्दी खाना खाते हैं तो वो वैसे की वैसे हम निगल लेते हैं और फिर वो स्टमक में जाके स्टोर होता है। यहाँ पे स्टमक की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है। जो चीजें जिस चीज के लिए हम हमारे पास टीथ है, इंसिजर है, कैनाइन्स है, मोलर्स है, प्री मोलर्स है, ब्रांडिंग होनी चाहिए, जो टेयरिंग होनी चाहिए विद इन द माउथ, वो वहां पे नहीं होती, वो स्टमक में एक्स्ट्रा सिक्रीशंस ऑफ द एचसीएल एंड अदर गैस्ट्रिक जुसेस वहां पे होती है, और उसके बाद वो प्रोसेड होता है आगे। इसलिए मैंने बोला कि स्टमक में फूड स्टोर्ड होता है अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, उसको जो आगे पास करना है दैट इज द फिक्स्ड वन। वो सेमी सॉलिड होना चाहिए, वो ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड, और जो हम बोल रहे कि डाइजेशन या प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ऐसे कंडीशन में होना चाहिए। अगर हार्ट स्ट्रक्चर वैसे कैसे पास हो जाएंगे तो वहां से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद फंक्शंस ऑफ द माउथ, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द माउथ इज ईटिंग। It is the few other important functions also. Functions of the mouth include ingestion of the food materials, chewing of the food and mixing with the saliva. ये सबसे बड़ा ये है कि chewing and the mixing with the saliva. Then appreciated taste of the food. Basically जो taste bud होते हैं, it is they are present on the tongue only. बाकी कहीं पे भी ये birds present नहीं होते। तो there are 4 types of taste buds present over the tongue. Then transfer of food bolus to the esophagus by swallowing. रोल ऑफ स्पीच, ये माउथ का एक अनदर फंक्शन है। जैसे मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो ऑर्गन्स है वो सिर्फ न्यूट्रिशन या डाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, वो दे आर हैविंग द अदर फंक्शंस। वहाँ पे रोल ऑफ स्पीच है। इन सोशल फंक्शंस सच एज स्माइलिंग एंड अदर एक्सप्रेशन, इट इज रिलेटेड आल्सो विद द माउथ। बट इन डाइजेस्टिव सिस्टम we require that the ingestion of the food materials, chewing and mixing, then taste and transfers of food. Then next one, and the important structure which are present in the mouth, that is the salivary glands. Salivary glands having major salivary gland, that is the parotid first, submaxillary, submandibular, sublingual. These are the main salivary
glands which are present in the mouth, and they're having some minor salivary gland, that is the lingual mucosal gland, lingual serous glands, buccal glands, labial glands, and the palatal glands. तो ये जो जैसे जहाँ पे ये बोला है कि lingual gland, it is mucous gland, it is related with lingual region, that is the tongue. Lingual serous gland वो serous होती है और tongue से related होती है. Buccal glands they are present in the buccals, that is the cheeks. Labial glands, labia, that is related with the lips. तो वहाँ पे वो लेबियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. पैलेटल ग्लैंड दे आर रिलेटेड विद द पैलेट. बेसिकली ये छोटी जो ग्लैंड्स है, दे आर हैविंग द मेन फंक्शन इज फॉर द provide the mucus to the bolus which we are just take in the food. Then जो important glands होती है, the parotid gland, submaxillary और submandibular gland, sublingual glands. इनका importance है again having secretory function as well as they are just additionally providing the mucus. अब हर एक ओपनिंग्स भी अलग अलग जगह पे होते हैं. पैरोटिड सबमोलर के नीचे होते हैं, सॉरी हाँ सबमोलर के नीचे, सबलिंगुअल लिंगुला के नीचे, टंग के नीचे होते हैं. सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड थर्ड मोलर सेकंड मोलर के नीचे गम्स के पास होती है. ये हर जगह पे उन डक्ट्स के अलग अलग ओपनिंग होती है. ग्लैंड्स ऑफ द डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड, दैट इज द सक्सेशन डक्ट, मैक्सिलरी ग्लैंड, सिर्फ उनके नाम है अलग अलग नाम, अलग अलग साइंटिस्ट ने उन्होंने आइडेंटिफाई की ये ग्लैंड टिपिकली कहाँ पे ओपन होती है. उन्होंने वहां पे उनके हिसाब से उन्होंने नाम दिए. प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा. फर्स्ट volume, it's near about 1 to 1.5 ml of saliva secretes per day in its approximate about 1 ml per minute. मीन्स दिन भर में कम से कम 1 लीटर तक सलाइवा सिक्रेट होता है. बेसिकली 1 लीटर में बहुत बड़ी बात है, पर ये कभी ध्यान में नहीं आता क्योंकि हम कभी भी कुछ भी चीज करते हैं. जैसे समर है, समर के कंडीशन में हम कंटिन्यू बोल भी रहे हैं. जब बोलते हैं तब एयर इनटेक हो रही है, एयर बाहर जा रही है. ऐसे कंडीशन में जो म्यूकोसा होता है वो ड्राई होते जाता है. अगर मैं कभी कंटिन्यू बोल रहा हूँ, आप भी कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा, हम कंटिन्यू बातें कर रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में सलाइवा की सिक्रेशंस बढ़ता है. तो वो म्यूकोसा जो होती है, म्यूकोसल लाइनिंग्स जो होती है, जो इंटरनली होती है, वो ड्राई होती जाती है और उसको रिप्लेस करने का काम वो सलाइवा करती है. क्योंकि अगर वो ड्राई हो गया, हैविंग सम फंक्शनल इश्यू प्रेजेंट ओवर देयर. contributions they having salivary जो secretion है उनका contributions physiologically या उन्होंने दिया है, that is 25% of parotid gland, 70% of maxillary gland and just 5% of sublingual gland. In reaction mixed with saliva with all glands, they are slightly acidic pH, that is 6 to 3.5, 6 8.5. specific gravity होती है it having 1 to 002 to 10012. Then tonicity, saliva is hypotonic to the plasma. Composition mix contains सबसे ज्यादा पानी ही होता है, that is 99.5% and solids that is just 0.5%. बेसिकली वहाँ पे जो फूड हम ले रहे हैं उसको सेमी सॉलिड बना के मिक्सचर करा के उसको आगे भेजना है. सबसे ज्यादा यही है उसका फंक्शन प्रिपरेशन ऑफ द फूड फॉर द सॉल्विंग. मैंने बोला कि यस सर. ये हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा का मायने क्या? सर प्लाज्मा इट इज रिलेटेड विद द फ्लूइड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द बॉडी. उसका टोन जो होता है प्लाज्मा के टोन से कम होता है. जो टोनिसिटी मींस जो प्रेशर, ये प्रेशर नहीं बोल सकते उसको, टोन हाँ समवट इट्स रिलेटेड विद द प्रेशर. कि जो प्लाज्मा का बॉडी प्रेशर होता है उससे इसका कम होता है, तो सिर्फ जस्ट दैट टोनिसिटी हाइपोटोनिक होता है. प्रिपरेशन ऑफ द फूड, ये सबसे बड़ा फंक्शन है सलाइवा का कि उसको लुब्रिकेट करना है, बोलस फॉर्म करना है ताकि वो सॉल्व हो पाए. अब ये मैकेनिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे हमने लास्ट टाइम जब बोला था पैलेटोग्लॉसल आर्चेस जब हमने डिस्कस किए थे तब बोला था कि हमें किसी चीज को अगर सिर्फ सॉलो करना है, डिग्लूट करना है, तो इट्स अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द टंग. अगर वो नहीं भी रहा प्रॉपर म्यूकस, वहां पे म्यूसिन सिक्रेट भी नहीं रहा, सेमी सॉलिड भी नहीं रहा, तो भी मैकेनिकली टंग अगर पीछे कर देंगे तो वो आराम से अंदर चला जाएगा. प्रैक्टिकली वो खुद होके सेमी सॉलिड होके सॉल्व होना चाहिए. इतनी बार हमें उसको चबा के खाना चाहिए, तभी वो प्रॉपर स्टमक के फंक्शनिंग में जाएगा और स्टमक से फिर वो आगे इंटेस्टाइन में पास होगा.
So just mucins, saliva lubricates the bolus, facilitating the swallowing. Then appreciate for the taste, saliva dissolves the solid food substance, so that dissolved substance can stimulate the taste buds. Stimulated taste buds recognize the taste. अब ये और दो तीन प्रकार से काम करते हैं फिजियोलॉजिकली, मीन्स जो चीज हमें अच्छी लगती है, अगर जैसे कोई चीज है कि जो हमें खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो वो हम वो भी सेंस जब तक हम उसको चबाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तब तक वो सेंस ब्रेन की तरफ पास नहीं होगा। तो जो चीजें अच्छी भी लग रही है, तो वो भी समझने के लिए, क्योंकि बहुत बार बहुत लोगों को ये भी आदत होती है, जैसे हम दवाई खाते हैं, दवाई खाते वक्त एकदम से बहुत लोगों को आदत होती है कि वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो एकदम लास्ट में ओरोफैरिंक्स जहाँ पे होते हैं वहां तक लेके जाके रखते फिर उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर कोई चीज हम डायरेक्टली खा रहे हैं, उसको चबा नहीं रहे, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल डोसा अगर हमने ले लिया, इन दैट डोसा वी हैविंग दैट पोटैटो सब्जी प्रेजेंट ओवर देयर, अगर ऐसे चीज में हमने उसको चबाया नहीं और डायरेक्ट खा गया, तो वी आर नॉट कंसीडरिंग द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, क्योंकि आफ्टर द टंग वहां पे इंटरनली कोई भी टेस्ट सिस्टम नहीं है। तो ये भी ये चीज होती है कि जब हम भूख बढ़ती है या कोई चीज लगती है, तो वो टेस्ट बड भी एक्टिवेट होने चाहिए। देन डाइजेस्टिव फंक्शन, सलाइवा दे आर हैविंग थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नेमली सलाइवरी अमाइलेज, मैलेट एंड लिंगुअल लाइपेज। तो ये तीनों चीज वहां पे प्रेजेंट होती है। सलाइवरी अमाइलेज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने से वो स्टार्ट करती है सलाइवरी अमाइलेज। आगे भी एचसीएल वही सेम काम करता है, इसलिए अगर हमने फास्ट खा भी लिया तो आगे चल के डाइजेशन में हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगेन कि यहाँ से अगर वो प्रोसेस हुआ तो वहां पे वो डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। बेसिकली ऐसा बोलता है कि 3 आवर्स में प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए, जो कुछ हम खा रहे हैं 3 घंटे में पूरा डाइजेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर हमने प्रॉपर चैनल फॉलो किया तो 3 घंटे में होता है, अगर नहीं किया तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि अगर हमने वैसे के वैसे किया, उसका मिक्सिंग नहीं है, उसमें म्यूसिन नहीं है, उसका प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुआ है या सेमी सॉलिड कंडीशन में वो नहीं है, तो ये सब होगा स्टमक में। वो स्टमक में तब तक रहेगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। तो ये 4 घंटे भी हो सकती है, 5 घंटे भी हो सकती है, और उसके बाद वो प्रोसीड होगा टू द डिओडेनम, उसके बाद वो जाएगा जेजुनम, इलियम और स्टियम, और बाद में वो कन्वर्ट होगा टू द लास्ट सेशन, दैट इज द सिग्मोइड लंग, जहाँ fecal matter स्टोर होता है। तो फर्स्ट वन दैट इज द salivary amylase, then maltase is present in on the tracks of the human saliva. It converts maltose to the glucose. जो maltose कंटेंट होता है खाने में, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। लिंगुअल लाइपेज, it's the lipolytic enzyme, secretes the serous gland situated in the posterior aspect of the tongue. It digests the milk fat. जैसे लास्ट टाइम में मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर मिल्क फैट्स हमने डाइजेस्ट किया तो ठीक, नहीं तो ये जब डुओडेनम में जाएगा, जब बाइल सीक्रेट होंगे, तब ये वहां तक वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। इसलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट माउथ। हम जब भी खाना खाते हैं तो प्रॉपर चैनल से, मीन्स माउथ से ही जाना चाहिए, क्योंकि सिलावरी ग्लैंड्स की वहां पे एक्शन प्रॉपरली होनी चाहिए। इन क्लींजिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस, ये अलग फंक्शंस है डाइजेस्टिव सिस्टम से। प्रोटेक्टिव फंक्शंस होता है, इसलिए बहुत बार जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमने पीएच बोला कि आप पीएच है 6.85 तक उसका पीएच रहता है, तो ऐसे अगर कुछ ये रही फॉरेन बॉडीज रही, फॉरेन बॉडीज इन द सेंस बैक्टीरियाज वायरसेस रहे, अगर वो माउथ में रहे तो वो पीएच भी उसको क्लींजिंग या प्रोटेक्टिव फंक्शंस देता है, वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। कोलिन स्पीच, सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवरी सिक्रीशंस का ये एसेसरी फंक्शनिंग या डाइजेस्टिव के हिसाब से हम एसेसरी फंक्शनिंग बोल सकते हैं। विदाउट सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा हम कंटिन्यू बोल नहीं पाते, जैसे मैंने बोला अभी कि हमें कंटिन्यू बातें करने के लिए भी रोल ऑफ स्पीच लगता है। इन एक्सक्रीटरी फंक्शंस, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमें शरीर से बाहर भी निकालनी पड़ती है, ये भी द फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वो एक्ट होती है, तो एक्सक्रीटरी फंक्शंस में भी ये सलाइवा इंपॉर्टेंट होता है। देन रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बेसिकली ये एनिमल ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, लेकिन हम बहुत बार देखते हैं कि जैसे कुत्ते होते हैं, उनका सलाइवेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो बेसिकली थ्रू दैट सलाइवेशन दे जस्ट मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। ये भी एक फंक्शन है सलाइवा का, पर ये मोस्टली ह्यूमंस में नहीं होते। इन रेगुलेशन ऑफ द वाटर बैलेंस, तो वाटर बैलेंस के हिसाब से भी सलाइवेशन थोड़ा सा
कम ज्यादा होता है। जैसे आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हमें प्यास लगी है तो सबसे पहले अगर कोई चीज सूखती है तो दैट इज रिलेटेड विद द माउथ ओनली, ठीक है। क्योंकि अगर पानी शरीर से कम हो रहा है तो वो खुद का सिक्रेशन कम कर देता है। जैसे हमने बोला कि वो 1 से 1.5 लीटर तक सिक्रेट कर रहा है। अब उसको सिक्रेट करने के लिए भी एडिशनली सम काइंड ऑफ फ्लूइड लगेगा, ठीक है। अगर बॉडी में फ्लूइड कम है तो वो सिक्रेशन थोड़ा सा कम कर देगा। कम करने के लिए वो क्यों कम करेंगे तो जस्ट रेगुलेट दैट वाटर बैलेंस। इसलिए बहुत बार ऐसे होता है कि हमें प्यास लगने के बाद वो जो होता है वो सूख जाता है, और जब हम पानी पीते हैं तो ये फिर से फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाता है। तो इट्स जस्ट अनदर important functions related with the salivary gland. In digestive systems, which are enzymes which are present in the saliva, टेबुलर चार्ट में दिया है कि salivary amylase source, all salivary glands से वो source होते हैं। Acidic medium होता है, convert starch into the maltose, then maltose malates, it's convert maltose to the glucose, and lingual lipase, it's converts triglyceride milk fat into the triglycerol acid fatty acid। ये कंप्लीट साइकिल होती है हर सिस्टम की। तो सिर्फ स्टार्टिंग कहाँ से हुई है और एंड कहाँ पे हुई है और उनका फंक्शनिंग क्या है। नेक्स्ट डॉक्टर फंक्शंस ऑफ द साहब, स्टमक। यस सर। ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है कई लोगों हाँ में, हाँ जो सर। दूध नहीं डाइजेस्ट कर पाते, तो इज इट रिलेटेड टू द सलाइवरी एंजाइम्स, क्योंकि वो सलाइवरी सर एंजाइम। सलाइवरी एंजाइम से भी बोल सकते हैं और बाइल स्ट्रक्चर से भी बोल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इंटॉलरेंस इसका मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा इन डाइजेशन। ओके। तो वहां पे फैटी एसिड भी होता है, मिल्क इन सेंस वहां पे फैटी एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है। तो ये सब चीजें हैं। बेसिकली इंटॉलरेंस किस चीज से है तो ओ 100% लिंगुअल लाइपेज भी वहां पे इम्पोर्टेंट है। उसके नीचे आगे चल के जब बाइल्स आएंगे, बाइल सेगमेंट्स आएंगे, वो भी वहां पे इम्पोर्टेंस रहेंगे। तो वो कहाँ पे फंक्शनिंग डिफेक्ट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो इसके हिसाब से फिर उसको ट्रीटमेंट ये करते हैं। दैट इज द डाइजेस्टिव ऑफ द सलाइवा। क्योंकि बेसिकली सर जब हम दूध वगैरह पीते हैं तो वो मुंह में वैसे भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। करेक्ट। मींस वो सेमी सॉलिड, वो लिक्विड ही है, हम उसको डायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं। हाँ, सम क्वांटिटी ऑफ लिंगुअल लाइपेज वहां पे मिक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद वो 3 या 4 घंटे तक स्टमक में रह रहा है, तो वो ये जो लिंगुअल लाइपेज है वही वहां पे एक्ट होगा, वही उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा जब तक वो वहां पे है। फिर आगे बढ़ते वक्त वहीं से उसको न्यूट्रिशन लेना है, वहां से उसको डाइजेशन लेना है। फिर आगे जाने के बाद पैंक्रियाटिक जूस या बाइल पिगमेंट जहाँ पे वो सेकंड पार्ट ऑफ दुओडेनम में एंटर होते हैं, वहां से प्रॉपर डाइजेशन की प्रोसेस हम बोल सकते हैं स्टार्ट होती है। तो वहां पे भी वो डाइजेशन में हेल्प करेगा इसी को। So next, that is the function of the stomach. That is the mechanical function first and the digestive function. तो mechanical functions ये जो मैंने बताया कि the storage of the food stored in the stomach is long periods, just for the 3 to 4 hours, and emptied into the intestine slowly. The maximum capacity is just 1.5 liter. The slow emptying of the stomach provides enough time for proper digestion, absorption of the food substance in the small intestine. Means हम जो कुछ भी खाते हैं वो पहले स्मॉल स्टमक में स्टोर्ड होता है, स्टमक से थोड़ा थोड़ा इंटेस्टाइन में पास होते जाता है। अगर पूरा पास हो गया तो इंटेस्टाइन की जो कैपेसिटी है वो स्टमक से कम है, 1.5 लीटर तक आती है। बेसिकली ये थोड़ा सा चेंज होती है। छोटे बच्चों में हमने जब लास्ट टाइम एनाटॉमिकल क्लास लिया था तभी बताया था इट जस्ट 30 ml। बड़े होते हैं थोड़े से तो 1 लीटर तक रहती है, फिर 1.5 लीटर तक जाती है। ओबेस पर्सन और स्ट्रेट पर्सन में भी उसका डायमेंशन थोड़ा सा चेंज होता है। ये थोड़ा थोड़ा करके आगे पास करते जाता है फूड को, ताकि इंटेस्टाइन में वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। In formation of time, peristaltic movement of the stomach mixing the bolus with the gastric juice converted into the semi-solid material known as the chyme. Means जो मटेरियल स्टोर्ड हुआ और जो आगे पास हो रहा है, जो सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, उसको फिर उन्होंने अलग नाम दिया है, इज द रिलेटेड विद द फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड फंक्शंस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। अभी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट फंक्शन हो गया दैट इज द, उन्होंने मिक्स किया, उन्होंने स्टोर किया और उसको पास कर दिया। तो जब तक वहां पे स्टोर्ड है वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्मोन या जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज रिलेटेड विद गैस्ट्रिक जूस।
गैस्ट्रिक जूस में भी पेप्सिन होती है, रेनिन होती है, दे हैविंग प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स, पेप्सिन, देन हैविंग लाइपेज, पेनिट्रेज, यूरेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज। तो पेप्सिन जो होती है वो सीक्रेट होती है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को फॉर्म करते हैं, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन्स बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वहां पे एट द लोअर एंड कैलोरिक, सॉरी, एंट्रम कैनल, हाँ कैनोरिक कैनल होता है, वहां पे एचसीएल सीक्रेट होता है। तो फंडस के नीचे का जो पोर्शन होता है वहां पे एचसीएल ये होता है सीक्रेट होने के बाद, वो वहां पे ये प्रोसेस में हेल्प करता है। एक्शन ऑफ पेप्सिन अलग अलग है, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन टू द प्रोटीनेज। तो ये जो पेप्सिन सीक्रेट होंगे, जो कुछ प्रोटीन प्रोडक्ट में आया होगा उसको वो चेंज करेगा। मीन्स जैसे जैसे डाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ेंगी तो जो चीज हम खा रहे हैं उसका वो डिमार्केशन करेगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, मिनरल्स क्या है, विटामिन क्या है। तो उस हिसाब से अलग अलग एंजाइम सीक्रेट होंगे और वो पर्टिकुलर उसी सिस्टम को एक्ट करेंगे। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन टू द प्रोटीनेज, प्रोटीनेज टू द पॉलीहेड्राइड्स। पेप्सिन आल्सो कॉजेस द कर्लिंग एंड डाइजेशन ऑफ द मिल्क्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आया लिंगुअल लाइपेज, तो वहां पे ये आगे चल के प्रोटीनेज में कन्वर्ट हुआ। तो जो डाइजेस्टेड मिल्क है, जैसे मैंने बोला कि मिल्क में भी प्रोटीन फैट वगैरह जो होता है, तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो अगेन वहां पे पेप्सिन एक्ट होता है। तो सबसे पहले फैट लिंगुअल से स्टार्ट हुआ, देन प्रोटीन इज रिलेटेड विद द स्टमक, दैट इज द पेप्सिन। सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द पेप्सिन। ये जूस जो सीक्रेट हो रहे हैं गैस्ट्रिक जूस में, फर्स्ट वन द पेप्सिन एक्टिवेटर HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो सबस्ट्रेट होते हैं किस बेसिकली एक्ट होते हैं, तो इट इज द प्रोटीन। और इन प्रोडक्ट है तो दैट इज प्रोटीएज, पेप्टाइज और पॉलीपेप्टाइडेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, ये अगेन दैट इन द एसिडिक मीडियम, एसिडिक होते हैं, यहाँ पे एक्टिवेटर देना पड़ता है पेप्सिन को। इट्स एक्ट्स ऑन अ ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है बाद में। गैस्ट्रिक अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, अमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट होता है, माल्टोज लैक्टोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है लास्ट में। इन जेलेटिनेज, दैट इज जेलेटिन एंड द कोलेजेनिक मीट जो होता है उसको पेप्टिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये अमीनो जो एसिड्स के इसके बाद में जो ये होती है प्रोटीन, प्रोटीन्स तो अमीनो एसिड्स, तो ये उसी कंडीशन में वो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। देन यूरिएज, अगेन इट इज रिलेटेड विद एसिडिक मीडियम, यहाँ पे जो कि यूरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं यूरिया से रिलेटेड, उसको वो अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो दीज आर द गैस्ट्रिक जूस, उसके कंटेंट्स वो क्या क्या चीजें वो कन्वर्ट करती है। देन हेमोपोएटिक फंक्शंस, जैसे मैंने बोला कि along with the digestive system which having the different types of functions, तो यहाँ पे हेमोपोएटिक फंक्शंस है, that is intrinsic factor, Castor secretes the peritoneal cells, gastric glands plays an important role in erythropoiesis. It is necessary for the absorption of the vitamin B12 from the GIT tract into the blood. Erythropoiesis, that is the starting with the blood जो cells होते हैं वहाँ पे वो important role देता है। Intrinsic factor which is present in the stomach only. And vitamin B12 is the important for the maturation factors during the erythropoiesis. यही पे विटामिन B12 जो जरूरत है erythropoiesis को, वो इसी पोर्शंस में एब्जॉर्ब इसका स्टार्ट होता है। अगेन इंटेस्टाइन में भी वो फॉर्म भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। इट जस्ट स्टार्टेड विद स्टमक। फंक्शंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले पेप्सिन एक्टिवेट करता है HCl को और फिर वो एक्ट होता है विद द प्रोटीन। तो HCl acid present in the gastric juice, it activates the pepsinogens into the pepsin, kills some bacteria entering in the stomach along with the food substance. This action is called as the bacterolytic action. जैसे हमने बोला कि प्रोटेक्टिव एक्शन सलाइवा का है, सेम स्टमक का भी है। ये यहाँ पे जो HCl होता है, जो इस एसिडिक मीडियम ऑफ HCl, वो वहां पे बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन देता है और वहां पे जो अननेसेसरी बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करता है। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम व्हिच इज नेसेसरी फॉर द एक्शंस ऑफ हार्मोन्स। मींस हर चीज को एक स्पेसिफिक कल्चरल एनवायरनमेंट चाहिए, एसिडिक या अल्कलाइन। तो यहाँ पे जो एसिडिक एनवायरनमेंट उसको लगती है वो भी HCl प्रोवाइड करता है for the proper action of that hormones which are secreted over there. Then next important organ, that is the pancreas. यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा हार्मोन्स है जो
अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट या अलग अलग सब्सटेंस होते हैं खाने में, उसको वो कन्वर्ट करते हैं टू द एंड प्रोडक्ट्स। तो दे आर द लिस्ट ऑफ द हार्मोन्स और एंजाइम्स विच आर रिलेटेड विद द एक्टिवेटर, इस पे वो एक्ट कर रहे हैं और क्या एंड प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। बेसिकली अगेन वो दीप में है, ये हर चीज कैसे कैसे कन्वर्ट होती है, तो सिर्फ टेबुलर फॉर्म में दिया है कि एंजाइम कौन सा है, एक्टिवेटर कौन सा है, एक्ट किसको कर रहा है और एंड प्रोडक्ट क्या है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोपेप्टिडेज, न्यूक्लियेज, इलेस्ट्रेज, कोलेजनेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, then cholesterol, phospholipase B, cholicase, bile salt activatase lipase, trypsin, pancreatic enzyme and all. These all are secreted with pancreas. ये digestive enzymes है. Along with that, having some secretions related with the endocrinology. तो हमने लास्ट टाइम देखा था, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा रिलेटेड विद द ग्लूकागॉन, बीटा दैट इज द इंसुलिन, देन सोमेटाटिन. ये भी इम्पोर्टेंट है इन एस्पेक्ट ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी. अब यहाँ पे भी ग्लूकागॉन जो होता है वो ग्लूकोज का बैलेंसिंग करता है विद ब्लड, और इंसुलिन ये भी ग्लूकोज का बैलेंसिंग करता है विद ब्लड. ये भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन ऑफ द पर्टिकुलर सेल. इतने सारे हार्मोन्स है, हर एक चीज अलग अलग है, कौन कौन सी चीज यहाँ पे काम में आती है. मीडियम इसका थोड़ा सा अलग है, जैसे हमने अभी तक एसिडिक मीडियम देखा इन द सलाइवरी सिक्रीशन एंड द स्टमक. यहाँ पे वो जगह पे अल्कलाइन मीडियम है, बाकी ट्रिप्सिन ही काम करता है और हर चीज को डिवाइड करता है. देन फंक्शंस ऑफ द लिवर. सबसे बड़ा ऑर्गन है पैनक्रियास के बाद. इट्स अनदर ग्लैंड which having first with the digestive or the metabolic activity, and again they having important functions with the hemostatic functions with the blood. First one the metabolic activity, digestion के लिए हमें काम में आएंगे. वो क्या क्या करते हैं, whereas the maximum metabolic activity reaches such as the metabolism of carbohydrate, protein, fat, vitamin and many hormones. ऐसा बोला जाता है, किसी किसी किताब में दिया है कि लीवर के नियर अबाउट 500 फंक्शंस है बॉडी में. हर जगह पे वो अलग अलग करके दिए है कि क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि लीवर ऐसा ऑर्गन है जो हर चीज में इन्वॉल्व है. इन स्टार्टिंग डाइजेशन टू द ब्लड, जो जो चीजें बॉडी में हो रही है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है, दैट इज द लीवर. इसलिए कभी ऐसा हुआ कि हमें भूख नहीं लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले अगर कोई टेस्ट की जाती है तो दैट इज द लीवर फंक्शन टेस्ट. हम एसजीपीटी जो करते हैं, इट्स रिलेटेड विद द लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं. इसके नियर अबाउट 500 फंक्शंस किताब में दिए कि इतने सारे फंक्शंस इसके बॉडी में है. स्टार्टिंग विद द मेटाबॉलिक फंक्शंस, यहाँ पे हर चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, बेसिकली हम जो खाते हैं वो यही है. मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, इसके अलावा हम ज्यादा कुछ खाते नहीं. तो ये सब चीजें यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो करने का काम करती है, इट्स लीवर. और लीवर में नहीं होते, ये डिओडेनम में डाइजेस्ट होते हैं. ठीक है, फंक्शन लीवर का है, लीवर सिक्रेट कर रहा है बाइल को, opens into the second part of the duodenum, और वहां पे वो डाइजेशन का प्रोसेस कर रहा है. इसलिए ये भी हो सकता है कंफ्यूजन कि लीवर तो वहां पे डाइजेस्टिव ट्यूब में भी नहीं है, that having the connections with the second part of the duodenum. स्टोरेज. अब ये चीजें तो डाइजेशन हो गए, सब हो गई. अब जो चीजें ब्लड में हम एब्जॉर्ब हुए, मींस ब्लड सप्लाई ऑफ इंटेस्टाइन जो होता है, हैविंग न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज, आर्टेरियल आर्टरेट्स, आर्टेरियल वैसा रेक्टा, वैसा ये होता है, आर्टरेट्स और वैसा रेक्टा होता है, जहाँ से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन जस्ट गो टू द liver. These structures are stored in the liver, that is glycogen, amino acid, iron, folic acid, vitamin A, B12 and vitamin D. तो ये भी हमें फंक्शनिंग, हमने बोला कि 500 के करीब फंक्शनिंग है, तो ये भी फंक्शनिंग अलग अलग में आता है कि ये स्टोर भी करता है. ग्लाइकोजन को करता है, अमीनो एसिड को करता है, आयरन को करता है, फॉलिक एसिड को करता है, विटामिन को करता है, और साथ ही हैविंग द इरिथ्रोपोइटिक, दैट इज आरबीसी एंड द डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट ओवर देयर. Synthetic functions, liver produces the glucose by glucogenesis. ये जो ग्लूकोजेन वहां पे प्रेजेंट है, वहां से वो ग्लूकोज तैयार करता है. Synthesize all plasma proteins and other proteins except immunoglobulins such as clotting factors, completing the factors related with the hormonal proteins. अब प्रोटीन यहाँ पे ये होता है, जैसे बॉडी में प्रोटीन की जहाँ जहाँ पे जरूरत है, तो ये भी
सिंथेसाइज यही से होता है, फिर प्लाज्मा से ट्रांसफर्स होता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. प्रोटीन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एन बिल्डर ऑफ द बॉडी. हर चीज को जो बनाना है बॉडी में उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, कोई भी चीज बनाने के लिए, तो वो भी यहाँ पे सिंथेसाइज होता है. Then again the having the heparin and stromatomedian. Secretion of the bile. Liver secretes the bile which contains bile salt, bile pigment, cholesterol, fatty acid, lecithin. The functions of the biles are mainly due to the bile salts. Bile salts require the digestion absorption of the fats. जो हमने बोला पहले कि जो मिल्क हम ले रहे हैं उसमें फैट ज्यादा है, तो डाइजेशन bile salt से होगा. Bile helps to carry away the waste products and breakdowns of the fats which are secreted through the feces of the urine. Exactly जो breakdown होता है fats का वो bile से related या bile salt से होता है, and it takes place in the duodenum. And secretions of the bile. Liver secretes the bile which contains bile salts. Functions are mainly bile salts. Okay. In excretory functions, liver excretes cholesterol, bile pigments, heavy metals like lead, arsenic, toxins, bacteria, viruses through the bile. Heavy metals means जो भी चीज हम खा रहे हैं उसका हर चीज का हम डाइजेशन कर रहे हैं, तो हम जो भी चीज अनवांटेड है वो भी हम खाते हैं, इसका भी डाइजेशन होता है इन प्रॉपर वेज. अब इसको हमें शरीर से जब बाहर निकालना होता है तो बेसिकली इट स्टार्ट्स विद जो नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं इट्स जस्ट विद थ्रू द यूरिन. ठीक है, जो ग्लोमेरुलस एपरेटस होता है वहां से अनवेस्टेड जो मटेरियल होता है वो प्रेजेंट इन द किडनी, तो वहां से वो यूरिन में ट्रांसफर होता है या फीकल मैटर में ट्रांसफर होता है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है हैविंग द रोल स्पेसिफिक, हेवी मेटल्स है लाइक लीड एंड आर्सेनिक, ये हमें कुछ अंश इसके लीवर में भी मिलते हैं. जब वो ब्लड में आते हैं तो ब्लड से वो उसको खुद में एब्जॉर्ब करता है और वो वहीं से उसको एक्सक्रीट करने का कोशिश करता है. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, हेवी मेटल, बैक्टीरिया, अगेन दे हैविंग बैक्टीरियोसाइडल फंक्शंस, वायरल साइडल फंक्शंस प्रेजेंट इन लीवर, तो वो वहां पे एक्सक्रीटरी फंक्शंस का भी काम करता है. देन हीट प्रोडक्शन. Numerous amount of heat is produced in the liver because the metabolic reactions. Liver is the organ of maximum heat production. जहाँ जहाँ पे रिएक्शंस होंगी, जैसे हमने केमिस्ट्री की लैब में भी ये देखा है कि कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन हम कर रहे हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ जनरेट होता है, तो इट्स जनरेशन इज रिलेटेड विद द हीट. अगर किसी भी लिक्विड में हमने कोई भी लिक्विड डाला तो बेसिकली यहाँ पे एसिडिक पीएच है, इट इज द बाइल. बाइल डाइजेशन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी चीज जब प्रोड्यूस होंगी तो वो हीट से रिलेटेड होंगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम हीट प्रोडक्शन होता है बॉडी का. अब बेसिकली बॉडी खुद हीटेड रहती है, जैसे हमने बोला वो नॉर्मली हम यूज करते हैं ये टर्म, जब तक आदमी गर्म है तब जिंदा है, जिस दिन ठंडा पड़ जाएगा तब मर जाएगा. तो दैट प्रोडक्शन ऑफ द हीट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दैट फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. कोई भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए स्पेसिफिक हीट की जरूरत होती है, स्पेसिफिक कल्चर की जरूरत होती है, एसिडिक एंड अल्कलाइन कल्चर की. ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ऑफ द लिवर. हेमोपोएटिक, ये हमने बोला है, एरिथ्रोपोएसिस यानी ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड जो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी लीवर में ही प्रोड्यूस होते हैं. हेमोलाइटिक, सेनाइल आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो यहाँ पे डिस्ट्रॉयड होते हैं. अगेन थोड़ा ऑफ आरबीसी इट्स रिलेटेड विद द स्प्लीन आल्सो, तो वहाँ पे भी वो फंक्शनिंग आते हैं. इनएक्टिवेशन ऑफ द हार्मोन्स एंड द ड्रग्स. कुछ चीजें ऐसी होती है या कुछ चीजें हम जो खाते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल पैरासीटामोल, ठीक है, ये ड्रग्स है जो इनहेल हम खाते हैं, इसके स्पेसेस भी पूरे बॉडी में तो मिलते ही है, लेकिन मैक्सिमम इसके स्पेसेस भी लीवर से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलते हैं. इसलिए बहुत ऐसा बोला गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा समय एनाल्जेसिक कोई भी खाओगे, पेन किलर जिसको हम लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो ये इसका इफेक्ट लीवर पे होता है, क्योंकि ये भी डाइजेशन से ही बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ऐसा तो नहीं कि मेरा सिर दुख रहा है, मैंने गोली खा ली तो वो गोली जाके सिर में बैठ जाएंगी. इट इज डाइजेस्टेड, इट इज कन्वर्टेड इन एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड, और जहाँ पे जो जरूरत है वो वहां पे जाके फिर डाइजेस्टिव मटेरियल से ही वो वहां पे पहुंचती है. इसलिए जब आयुर्वेदिक कंसेप्ट आता है, जैसे
रोगा सर्वोपि मंदाग्नि, हमने आयुर्वेद में बोला है कि सभी चीज जो है इट्स ड्यू टू द मंदाग्नि, मीन्स इम्प्रॉपर डाइजेशन, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो कोई भी चीज प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी जब आयुर्वेदिक दवाई भी दी जाती है तो दे आर जस्ट स्टार्टिंग विद द डाइजेस्टिव, जो पावर बढ़ाती है उस चीज से वो स्टार्ट करते हैं, मीन्स जो डाइजेशन प्रॉपर करेगा, क्योंकि जो चीज हम खा रहे हैं उसको भी डाइजेस्ट करना है, जो दवाई हम खा रहे हैं उसको भी डाइजेस्ट करना है, इसलिए ये फंक्शनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है विद द लिवर। देन डिफेंस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द, ये भी एक फंक्शनिंग है लिवर का जो इम्पोर्टेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन, जो टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस हम खाते हैं, फाइगोसिटोसिस लिवर करता है, तो ये डाइजेशन से रिलेटेड भी पकड़ सकते हैं, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड भी हम पकड़ सकते हैं। यहाँ पे भी डिफेंस मैकेनिज्म में लिवर एक्ट करता है। देन नेक्स्ट दैट इज द फंक्शंस ऑफ द बाइल साल्ट्स, एमल्सिफाइंग द फैट्स, जैसा मैंने बोला फैट्स कहीं पे भी सिलेक्ट हो ये हो तो having the proper breakdown of that fat explains through the boiled salts and it starts with the liver, वहीं से वो secrete हो रहा है। then absorption of the fat, absorption भी यहीं पे होगा, breakdown होगा तो फिर proper absorption होगा। directly fat absorb नहीं होता है, that breakdown into the carbohydrate और फिर वो chain बनाता है, फिर वो absorb होता है। तो emulsification, absorption, in mechanical function, mixture movements of the small, अच्छा then all about the liver। इन अगेन बहुत सारे फंक्शनिंग है, सिर्फ लिवर के ही फंक्शन हम डिस्कस करने जाए तो बहुत ज्यादा फंक्शनिंग्स है, वो क्या क्या कैसे कैसे करता है। तो शॉर्ट में हम डे टू डे एक्टिविटीज में कहाँ कहाँ पे हम लिवर यूज होता है इतने फंक्शंस हमने यहाँ पे लिए। दिस इज द फंक्शंस ऑफ द लिवर। देन नेक्स्ट आफ्टर द लिवर मीन स्टमक हो गया, लिवर हो गया, स्टमक के बाद जो आता है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्टिंग विद द डिओडेनम, देन जेजुनम, इलियम, complete तीनों स्ट्रक्चर दैट रिलेटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे फर्स्ट वन मैकेनिकल फंक्शनिंग, मिक्सिंग मूवमेंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स थ्रू द मिक्सचर ऑफ द काइल, जो तैयार हुआ स्टमक में वो पास हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में इन स्मॉल क्वांटिटी। अब यहाँ पे भी वो मिक्सचर होते रहता है, जैसे ये सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे प्लिका सर्कुलरिस है और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, अब दो तीन प्रकार की मूवमेंट होती है, वहाँ पे एनुलर मूवमेंट होती है, सिंगल जो पास होता है बोलस नीचे, ठीक है। तो ये बेसिकली दे आर विद द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और एंगुलर मूवमेंट। तो ये जो हम बहुत बार देखते हैं, जैसे एक ट्यूब है, ट्यूब से कोई चीज हमें पास करनी है, ठीक है, वो मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होंगी, या ये जो कुछ चीज है ये खुद स्क्विंट होंगी, खुद के खुद ही, ठीक है। तो ये चीज आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कभी आपने ये देखा होगा कि किसी सांप ने कुछ खा लिया होगा, तो वो खाने के बाद जैसे जैसे अंदर भेजता है तो आगे वाली चीज को वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, पीछे वाली को रिलैक्स करता है, तो इस तरीके से भी वो मूवमेंट होती है। तो ये एक मिक्सिंग का काम करता है, क्योंकि वो सेमी सॉलिड हो चुका है, तो ऐसे जब आगे पास होंगी तो वो 100% स्ट्रेट पास नहीं होंगी, वो खुद के इसमें भी मिक्स होते रहेंगी। तो ये मिक्सिंग होता है यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस लाइक सस्सिस इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है विद इन द पैनक्रियास, विद इन द इंटेस्टाइन। ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस इंटेस्टाइन के करते हैं। दे हैविंग पैनक्रियाटिक जूस आल्सो, दे हैविंग बाइल जूस आल्सो, ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में ये सब सीक्रेट हो रहा है। The secretory function, small intestine secretes the success, entericus, enterokinase, and GI hormones. Hormonal functions, small intestine secretes many GI hormones such as secrin, cholecystokinin, बहुत सारे हार्मोन्स। अगेन वहाँ पे डाइजेशन के लिए जो जो चीजें जरूरत है, क्या उसको डाइजेस्ट करना है, उसके हिसाब से वो डाइजेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है, पेप्टिनेस भी डाइजेस्ट होता है, that just converts into the amino acids, then triglyceride होते हैं, न्यूक्लियोइड्स होते हैं, सब डाइजेशन प्रॉपरली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 6 मीटर का है, इसलिए सबसे ज्यादा जो कुछ एब्जॉर्प्शन होगा दे आर रिलेटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड नेक्स्ट दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, जो कुछ
चीजें इंपॉर्टेंट है एज ए न्यूट्रिएंट, सब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गई। उसके बाद जो कुछ बचता है जो इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, दे आर रिलेटेड विद लार्ज इंटेस्टाइन। मीन्स हमें सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर्स चाहिए था स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए वहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा था। डाइजेशन में अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जब फीकल मैटर में कन्वर्ट होता है तब बॉडी को वाटर की भी जरूरत होती है, इसलिए जो कुछ म्यूकस सिक्रीशंस एट द अपर जीआई ट्रैक्ट में सिक्रीट हुए, जो कुछ वाटर कंटेंट वहां पे प्रेजेंट है, ये सब वाटर जो एब्जॉर्ब होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। मीन स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर कंटेंट नहीं होता। अभी तक जो चीजें हमने एब्जॉर्ब की है इट इज रिलेटेड विद न्यूट्रिशन। अब जो चीज है मीन्स हम पानी लेते हैं, पानी की जो जरूरत है, तो प्रॉपर वाटर जो डाइजेस्ट हो रहा है इट्स रिलेटेड विद लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले जो डाइजेस्ट हुआ दैट इज वाटर, देन इलेक्ट्रोलाइट जो NaCl वगैरह जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हम बोलते हैं, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज। अब ऊपर के फंक्शन में हमने देखा कि वहां पे लैक्टोज था, उसने उसको कन्वर्ट किया ग्लूकोज में। कुछ अमाउंट जो ये जैसे प्रोटीन या पेप्टिड्स होते हैं अमीनो एसिड्स में चेंज होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी उस जो ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो ये सब ग्लूकोज जो डाइजेस्ट होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अल्कोहल लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एनेस्थेटिक एजेंट, सेडेटिव, स्टेरॉइड्स जो कुछ हम चीजें खाते हैं ये भी सब लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। एंड देन एब्जॉर्ब यहाँ पे हो रहा है, स्टोर कहीं और पे होता है उसके एक्शन के हिसाब से कि हमें उसको क्या करना है, ठीक है। In lastly an important functions that is related with the formation of the feces after absorption of the nutrients, waters and other substances, unwanted substance in the large intestines from the feces is excreted out। अब जो कुछ चीजें बॉडी में जरूरत थी वो हमने सब ले ली। अब जो कुछ बचा that is called as feces, and उससे जो अनवांटेड प्रोडक्ट है वो शरीर से बाहर जाते हैं। तो is the heavy metals like mercury, lead, bismuth, arsenic, जो अनवांटेड चीजें हमने खाई है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन में जाएगा। और बाकी के भी जो फाइबर्स होते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जो अनवांटेड थिंग है, वो सभी एक्सक्रीशन होता है फीकल मैटर। सेक्रेटरी फंक्शंस में लार्ज इंटेस्टाइन सेक्रेट्स म्यूसिन, inorganic substance like polyesters or bicarbonates. In synthetic functions, that is the bacterial flora of the large intestine, synthesize folic acid, vitamin B12, vitamin K. At this functioning, large intestine contributes to the erythropoietic activity of blood coagulation. जैसे हमने बोला कि B12 ये था स्टमक में भी इम्पोर्टेंट ये था, वहाँ पे भी हेमोपोएटिक एक्टिविटी देता था और यहाँ पे भी वो हेमोपोएटिक एक्टिविटी देता है। Again, having some different functions. Okay. जो फिफ्थ है दैट इज सिंथेटिक फंक्शन, दैट इज द बैक्टीरियल फ्लोरा। अब जैसे हम ये करते हैं कि जैसे बैक्टीरिया का जो डाइजेशन होता है, ठीक है, बैक्टीरियल डाइजेशन, तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड, जो कुछ चीजें हम खा रहे हैं उस डाइजेशन के लिए उसके भी कुछ इनबिल्ड ये होती है, टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया ऐसा है कि जो डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज द बैक्टीरियल फ्लोरा, और ये लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज गुड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया दैट इज रिलेटेड विद डिसीज्ड, जो टाइफाइड वगैरह हमने जो डिसीज बोलते हैं उससे रिलेटेड वो अनफ्रेंडली बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। बट ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, गुड बैक्टीरिया, इट्स रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल। और इसका जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज या इम्पोर्टेंट थिंग है, absorbs the vitamin B12। इसलिए कभी एनीमिक पेशेंट होता है तो वो ये भी चेक करते हैं कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी है क्या। अगर है दैट इज आल्सो रिलेटेड विद एनी क्लिनिकल कंडीशंस रिलेटेड विद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ही ये सिंथेसाइज्ड हो रहा है, वहाँ पे फॉलिक एसिड सिंथेसाइज्ड हो रहा है, विटामिन B12 भी सिंथेसाइज हो रहा है, विटामिन के भी सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं अगर इसकी कुछ ये रही तो वो इंटेस्टाइन में कुछ फंक्शनली प्रॉब्लम होगा, ऐसा भी कंसिडर होता है। तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इन बाइल सॉल्ट की प्रॉपर्टी है कि कैसे कैसे एक्शन होता है बाइल से रिलेटेड।
वो नीचे की तरफ आ गई, ये मैं पीपीटी सेंड करूंगा तो ये कर दूंगा, भेज दूंगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन बाइल साल्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन में आता है स्टिमुलेटिंग द मूवमेंट्स ऑफ द इंटेस्टाइन। जो होता है लैक्सेटिव मूवमेंट्स या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है, ये बाइल साल्ट में आती है। इसलिए बहुत बार आपने ये देखा होगा कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है तो उनको लैक्सेटिव्स देते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये डायरेक्टली एक्ट होते हैं टू द स्मॉल इंटेस्टाइन अलोंग विद लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये बाइल साल्ट का फंक्शन है। वो स्लाइड थोड़ी सी नीचे आ गई। Then this is all about the digestive system, which are just starting with the mouth to the anus. Yes, sir. ये वो गॉल ब्लैडर का फंक्शन जैसे लिवर के साथ में रहता है, तो गॉल ब्लैडर क्या फंक्शन है? और Sir, gall bladder, it is just storehouse of the bile. Means bile secrete होते जाता है लिवर में, ठीक है, और जब तक उसकी जरूरत नहीं है बॉडी में, जैसे मैंने बोला कि फैट या कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेकडाउन होता है, इट्स जस्ट बाय द बाइल्स, ठीक है, उसके साथ ही प्रोटीन का। अगर हम कुछ खा नहीं रहे हैं, मतलब बाकी के जैसे ऑर्गन्स है, बाकी का जैसा फंक्शनिंग है कि जब खाना आया तो वो सिक्रेट होंगे, तब एसिड सिक्रेट होगा, तब गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा। पर बाइल का ऐसा नहीं है, बाइल का प्रोडक्शन चालू है। अच्छा, से बॉडी को हीट की जरूरत है, ठीक है, ये प्रोडक्शन बाइल्स का चालू रहता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन चालू है, तो वहां बाइल प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो शरीर को उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे कंडीशन में ये बाइल स्टोर्ड होते हैं इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज जस्ट फॉर द स्टोरेज। जैसे सेम यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर इज जस्ट फॉर द स्टोरेज। मीन्स यूरिन तैयार हो रही है किडनी में और वो पास नहीं हो रही, तो उसको स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए एक ऑर्गन दिया, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। तो सेम विद द गॉल ब्लैडर जी, ओके ओके फाइन। तो इसमें ये होगा, स्टोर्ड होगा। बाइल का स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम शायद ये देखा था। यस सर। तो जो सबसे कॉमन, जैसे मेरी जो समझ है, सबसे कॉमन जो मैलिटी रहती है गॉल ब्लैडर की, वो स्टोन्स की फॉर्मेशन की रहती है। यस सर, यस सर। ये व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, और इसका आयुर्वेदिक मतलब इंटरप्रिटेशन क्या है? बेसिकली एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। क्वेश्चन मेरा ये है कि हाँ। गॉल ब्लैडर का जो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेलेडी है, या जो आजकल देखा जा रहा है इंक्रीजिंगली, इज द फॉर्मेशन ऑफ सो कॉल्ड स्टोन्स यस इन सर। द गॉल ब्लैडर, जो आई थिंक बाइल सॉल्ट्स कोएगुलेट जो भी हो जाते हैं। तो पहली चीज ये माने ऐसा क्यों होता है, माने व्हाट इज द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर? और ये थोड़ा आयुर्वेद के हिसाब से भी, अगर हम यही चीज को आयुर्वेद के लैंग्वेज में भी किस तरह से वो रिजल्ट इन स्टोन्स, वो भी अगर साथ में अगर एक बार बता सकें तो। ठीक है ना सर, सेम स्लाइड पे ही नीचे ही है। 6 पॉइंट देखिए आप। प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन, फॉर्मेशन ऑफ बाइल साल्ट्स प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स बाय कीपिंग कोलेस्ट्रॉल एंड लेथिसिन इन द सॉल्यूशन। बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल जो स्टोर्ड हो रहा है, जैसे हमने लीवर फंक्शंस में देखा कि वहां पे स्टोर्ड है, फैट स्टोर्ड है, कोलेस्ट्रॉल स्टोर्ड है, ठीक है, तो ये ही ज्यादा टाइम वहां पे स्टोर्ड रहे, ये या कुछ जो चीजें हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल और फैट अबंडेंट चीजें हैं जो हम ज्यादा खाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से भी ज्यादा खाएंगे तो बाइल साल्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और कभी हम ज्यादा खा रहे हैं, कभी कम खा रहे हैं, अनइक्वल क्वांटिटी में है, क्योंकि ये जो है चीजें जो हम बाहर की चीजें खाते हैं, ठीक है, उसी से ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है। इस साल्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, अभी वो ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, उसकी चीजें जरूरत नहीं रही, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा क्योंकि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा इसलिए वो कन्वर्ट हुआ साल्ट है, आखिरकार वो साल्ट स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर फूड हम इंटेक कर रहे हैं इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटी, कुछ कम ज्यादा रहा तो वो खुद सिक्रेशंस कम ज्यादा करके ही रहेगा, लेकिन हैबिचुअली अगर उसको हम आदत दे रहे हैं, कभी उसको ज्यादा सिक्रेट करना है, कभी कम करना है, तो ऐसे इसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा होते रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे स्टोन हो जाता है, दैट इज गॉल ब्लैडर स्टोन। दूसरे जो स्टोन्स है जैसे बॉडी में रिनल कैल्कुलाई होते हैं या ब्लैडर कैल्कुलाई होते हैं, ठीक है, तो बहुत बार ये कॉमन, अब आपकी जगह पे पता नहीं लेकिन हमारे जगह पे ये बहुत कॉमन है। जैसे हमारे यहाँ पे जो पानी है, ठीक है, उस कारण या मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र का जो ये है, ड्यू टू द वाटर इनटेक यहाँ पे यूरिनरी स्टोन कॉमन आते हैं, ठीक है,
सेम कैल्शियम या यूरिक एसिड के जो स्टोन्स होते हैं वो, ये शरीर से हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं थ्रू यूरिनेशन। राइट। ठीक है, अगर हाइड्रोथेरेपी भी की तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है ये हम शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते, जी। बिकॉज गॉल ब्लैडर के जो स्टोन है वो सिस्टिक डक्ट या हिपेटिक डक्ट से वो नीचे आए, कॉमन हिपेटिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट जो फॉर्म हुई, देन पैनक्रेटिक डक्ट आया और वो ड्यूडेनम में ओपन हुआ। ठीक जी। है, और ड्यूडेनम से वो डाइजेशन में आया, तो वहां पे डायरेक्ट बॉडी के बाहर जाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो राइट। ऐसे कंडीशन में हमें ये स्टोन एक तो ऑपरेट करके बाहर निकालने पड़ते हैं, नहीं तो ऐसी कोई चीज देनी पड़ती है कि वो स्टोन वहीं पे डिसॉल्व हो जाए। इसलिए जो बोला कि प्रिवेंशन ऑफ गॉल ब्लैडर गॉल स्टोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइल स्टाल्स फॉर द फॉर्मेशंस, तो ये जो होता है हम एक तो वहीं पे डिसॉल्व करेंगे, जैसे आपने आयुर्वेद में क्या है जो बोला। ठीक है, हाँ। तो हमारे इसमें जैसे स्टोन दैट इज रिलेटेड विथ यूरिनरी स्टोन, बेसिकली हमारे इसमें कॉमनली बोला गया है गॉल ब्लैडर स्टोन। ये जो चीजें आई ये बाद में आई। हमारे इसमें बेसिकली हम जब प्रोवाइड करते हैं तो लीवर पे जो एक्ट करने वाली दवाई होती है। जी। ठीक है, क्योंकि फंक्शनिंग कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो लीवर पे है। दूसरी अच्छा। चीज जो है रक्ताशय से रिलेटेड है लीवर। जी। कोई चीज देंगे तो वो लीवर पे डायरेक्टली एक्ट करने वाली चीज देंगे, तो जैसे शरपुंखा होगी, पुनर्नमा होगी, या दूसरी कोई चीज है कि वो रक्ताशय, आयुर्वेद में बोला गया है कि रक्त सबसे ज्यादा है, रक्त से रिलेटेड। दूसरा जो चीज है दैट इज रिलेटेड विद द पित्त। ठीक है, तीन ही दोष है, दैट इज वात, पित्त और कफ। और पित्त का डायरेक्ट रिलेशन रक्त से बोला गया है। सुश्रुत ने 4 दोष बताए, ये शायद सर ने बताया होगा। 3 दोष, हर आचार्य ने 3 दोष बताए, वात, पित्त, कफ। सुश्रुत ने किसी किसी जगह पे रक्त को भी दोष बोला बताया है। अच्छा। ठीक है, जैसे वात, पित्त, कफ के क्षय वृद्धि लक्षण आपने देखे होंगे, तैसे रक्त के क्षय वृद्धि लक्षण भी है। बाकी आचार्यों ने रक्त को डायरेक्टली एसोसिएशन किया पित्त का, क्योंकि पित्त जी। जो प्रोमिनेंट होता है वो रक्त में होता है। तो अगर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं लीवर से रिलेटेड या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, तो हम पित्त के साथ जाते हैं। पित्त से जो जो रिलेटेड ट्रीटमेंट होंगी तो विरेचन होगा, हम विरेचन देंगे पित्त कम करने के लिए। तो पित्त कम हो गया, बेसिकली हम डायरेक्टली बाइल को पित्त से रिलेट करते हैं। जैसे अभी आपने वमन वगैरह किया होगा शायद, या सुना भी होगा वमन करने के बाद, तो लास्ट में या कभी एसिडिटी बढ़ती है आपकी। ठीक है, एसिडिटी बढ़ने के बाद जब हम इंड्यूस्ड वोमिटिंग करते हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड वोमिटिंग के बाद सबसे लास्ट में हमें जो कड़वाहट महसूस होती है मुंह में वगैरह, इट्स हाँ। रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। हाँ। ठीक हाँ। है, राइट। राइट। हाँ, तो पीला ये जो होता है, हाँ, यस सर, पीला पीला जो लास्ट में आता है, सब पेट यस खाली यस होता है, यस यस यस, हाँ, पीला दैट पीला इज रहता रिलेटेड विद। है। ओके। हम ये चीज से रिलेटेड बेसिकली पित्त की रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे इसमें वमन दैट इज रिलेटेड विद द कफा, राइट। पित्त दैट इज रिलेटेड विद विरेचना, एंड वात की ट्रीटमेंट हम बस्ती से करते हैं। पर राइट। जब ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि कफा निकल गया उसके बाद अगर पित्त दिखा, तो पित्तांतिक वमन ये सबसे बेस्ट बोला गया है। कफ की ट्रीटमेंट है लेकिन लास्ट में पित्त दिखना चाहिए, क्योंकि कफ पूरा निकल चुका है। हाँ। तो हाँ। ये जो है, तो अगर हम पित्त के साथ जा रहे हैं तो हम विरेचन के साथ जा रहे हैं। तो लिवर पे एक्ट करने वाली तो प्रभावाणी ये जो शब्द रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव, जी। ये जो ड्रग के ये होते हैं, तो रस, वीर्य, विपाक, ये तीनों चीजें पित्त से रिलेटेड जो दवाई रहेंगी वो इस तीनों चीजें से रिलेटेड हम ट्रीट करते हैं। और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि इनका ये चेंज होता है लेकिन वो डायरेक्टली लीवर पे एक्ट होते हैं। जैसे क्षरपुंखा करके दवाई है, वो डायरेक्टली लीवर पे एक्ट होती है, तो ये चीज हम देते हैं। अ, क्षरपुंखा और एक और है, मुझे एकदम से स्ट्राइक नहीं हो रहा। 2 चीजें हैं जो लीवर पे डायरेक्टली एक्ट होती है आयुर्वेद में, वो 2 चीजें हम वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं मेल में वो नाम डाल दूंगा लगे तो। और बाकी चीजें जो पित्त को कम करेंगी वही चीजें हम यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके, बेसिकली पित्त के साथ जाते हैं कि बाकी सिम्टम्स उसके पित्त के क्या मिल रहे हैं, उनका डाइजेशन प्रॉपर है कि नहीं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, खाने पीने की एक्टिविटी क्या होती है, थोड़ा सा हिस्ट्री लेके। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स भी पनीर अवॉइड करने को बोलते हैं। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन आपको है, पनीर अवॉइड कीजिए, मिल्क इनटेक कम कीजिए, क्योंकि उसमें इसमें डायरेक्ट अमाइलेज है या फैट होता है, डायरेक्टली एक्ट होता है।
ये चीजें कुछ दिन के लिए कम करने के लिए बोलते हैं, और डाइजेशन के लिए या वहीं पे डिसॉल्व होने के लिए ये बोलते हैं। इसके बावजूद भी अगर वो चीजें चालू है, तो जैसे आपने जॉन्डिस सुना होगा, या पीलिया जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, जॉन्डिस। हैविंग टू टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी क्या है, जो बाइल पिगमेंट है ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ऊपर आपने स्टोन ब्लॉक कर दिया और बाइल वो नीचे नहीं आ रहा है। अच्छा, बाइल नीचे नहीं आ गया तो वो वहीं पे रहा, उस कारण वहां पे बाइल बढ़ता गया। तो ये सर्जिकल कंडीशन होती है कि वहां पे हमें वो निकालना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे लैक्सेटिव एक्शन बोला गया है, लैक्सेटिव इज एन एजेंट विच इंड्यूस द डिफिकेशन, ठीक है, और ये भी फंक्शन है बाइल का। इसलिए अच्छा, जो फीकल मैटर है, वो जो येलोइश कलर है, इज ड्यू टू दैट बाइल। ओके, अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर है, प्रॉपर बाइल सीक्रेट हो रहा है, तो ये प्रॉपर फंक्शन है बाइल का। इसलिए जो डिस्कलरेशन भी होता है फीकल मैटर में, इसलिए कभी अगर आपने फीकल मैटर के टेस्ट, जैसे हम यूरिन टेस्ट करते हैं, जैसे जी, सेम फीकल मैटर फिसिस के भी टेस्ट करते हैं, हाँ, पर्टिकुलरली मेंशन रहता है कि कलर कौन सा है। जी, ये नोट करता है कि बाइल फंक्शनिंग या लिवर फंक्शनिंग कैसा है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रहा तो, जैसे ये कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है कि दो प्रकार का पीलिया होता है, इसमें एक में आंखें पूरी पीली हो जाती है और एक में पूरी सफेद हो जाती है। अगर या जो शक्ल तैयार होता है या फीकल मैटर तैयार होता है वो पूरा सफेद होता है, तो ये ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है जॉन्डिस की, क्योंकि बाइल वहां पे मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो ये भी उस कंडीशन में आता है। बेसिकली जो बताया उसमें वो थोड़ा सा मैं भटक गया, बहुत दूर तक चला गया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक चीज ऐसा है, मैंने देखा है, मतलब हमारे एक गुरुजी थे संगीत वाले, वो लिवर की उससे ऑलमोस्ट सिरोसिस की स्टेज में थे, तो वो लिवर मेल फंक्शन होता है तो डायरिया ज्यादा होता है। तो इज इट बिकॉज कि वो बाइल जो है वो एक्सेस में सीक्रेट होता है और इस वजह से वो पुश आउट करता है फीकल मैटर को? हो सकता है सर, एक्चुअली मुझे नहीं पता सिरोसिस में डायरिया क्यों ज्यादा होता है, मुझे भी नहीं, मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। मालूम बस। मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि डायरिया क्यों ज्यादा होता है। मैंने भी अच्छा, ये फर्स्ट टाइम सुना कि सिरोसिस में डायरिया बहुत ज्यादा होता है करके। मतलब ऐसा ये उनको, लिवर फंक्शनिंग, हाँ, ये होता होगा, लिवर फंक्शनिंग तो हैम्पर हो रही है। लिवर हाँ, फंक्शनिंग हैम्पर हुई तो, जैसे मैंने बोला कि हैविंग द न्यूमरस फंक्शंस रिलेटेड विद डायरिया, डाइजेशन जी, और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कहीं ना कहीं वो एक्ट होता होगा। और हो सकता है कि डायरिया होता होगा। मैंने इस हिसाब से किसी पेशेंट को देखा भी नहीं और पूछा भी नहीं। तो मैं एक बार ये कंफर्म करके लगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंफर्म करके पर बता दूंगा। ये पक्की बात है, जैसे आपने लिखा है कि बाइल सॉल्ट्स का जो है एक्शन जो है लैक्सेटिव होता है। हाँ तो सर। मोमेंट देयर इज एन एक्सेस ऑफ बाइल, तो इट इज बाउंड टू हैव। यस यस तो यस यस। आप ऐसा कहते हैं कि जो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने से गैस भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इसका क्या वजह है? गैस सर, कोई भी प्रॉपर डाइजेशन रहा तो गैस बढ़ेगी। अच्छा, तो ये हाँ, प्रॉपर सिर्फ बाइल से रिलेटेड है ऐसा नहीं बोल सकते। हम्म, जैसे एचसीएल भी है, हम्म, ठीक है, जैसे ये स्टमक में सीक्रेट हो रहा है। तो कोई भी चीज जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं करती, क्योंकि जैसे हमने बोला कि कोई भी चीज डाइजेस्ट हो रही है, सम काइंड ऑफ गैस और सम काइंड ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ओवर देयर, हम्म, ठीक है। तो हाँ, बाइल इट्स इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, बाइल साल्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फंक्शनिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा चीजों को ब्रेक डाउन कर रहा है। वो हम्म, फंक्शन नहीं हुआ तो 100% गैसेस प्रोड्यूस हो सकती है, और बाकी डाइजेशन भी वहां पे कंट्रीब्यूट करता है। सिर्फ बाइल हम नहीं बोल सकते कि वही सिर्फ ये हो वहां पे हैम्पर होगा। हाँ, उसके साथ बाकी भी होंगे 100%, राइट, क्योंकि बेसिकली जो गैसेस जो होती है, अगर ऐसे कंडीशन में हमने अगर कभी एक्सरे लिया, तो गैसेस सबसे ज्यादा फंडस में दिखती है, क्योंकि हैविंग द टेंडेंसी गो अपवर्ड, ठीक है। मुझे हाँ, इंटेस्टाइन में भी या सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम से भी स्टार्ट किया तो अपवर्ड जाएंगे। और जब हमने शेप देखा है इसका, स्टमक का, वो जे शेप होता है। जी, तो ऊपर का जो पोर्शन होता है, कभी आपने एक्सरे दिखा होगा, मैंने लास्ट टाइम जब एक्सरे डाला था तब वो मैंने बताया नहीं। बेसिकली एक्सरे में ये शैडो दिखती है गैस की फंडस के ऊपर, स्टमक है, स्टमक के नीचे वहां पे ब्लैक शैडो दिखती है। जी, गैसेस होने के बाद बेसिकली पूरा पेट फूले जैसा लगता है। हम्म, पेट फूलना इटसेल्फ इट्स रिलेटेड विद द स्टमक, क्योंकि बाकी जगह पे डिस्टेंशन के लिए कुछ नहीं है।
हमने ये एनाटॉमिकल में पढ़ा था कि मोस्ट डिस्टेंसेबल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इट्स इटसेल्फ द स्टमक, वो सबसे ज्यादा फूलेगा। ये जी, गैसेस अपवर्ड जाएंगे, इसलिए दो प्रकार हमारे इसमें बोला गया है। जैसे गैसेस पास होने के लिए नॉर्मल फ्लैटुलस पास होंगे, दूसरे डकारे जो आती है, जी, हिकअप्स जो आते हैं, इट्स जी, आल्सो रिलेटेड विद दैट वन। हाँ, यहाँ पे एक वैगल ये भी होता है, वैगस नर्व, उसका भी इरिटेशन के कारण भी कभी-कभी होता है। जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम पे अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट से भी कभी-कभी हिकअप आते हैं, वहाँ से भी हो सकता है। मोस्टली फ्लैटुलेंस इंटेस्टाइनल गैस भी होती है, सभी के सभी एकदम से अगर ऊपर फीकल मैटर है तो वहाँ तक नहीं जा पाएँगी, तो हाँ, इंटेस्टाइन में भी गैसेस रहेंगी। तो ये जहाँ से उनको पास करने के लिए जगह मिलेंगी, वहाँ से वो बाहर निकल जाएँगे। बेसिकली यहाँ पे भी हम से रिलेटेड या मोस्ट कॉमनली हिंगोस्टिक चूर्ण वगैरह आपने सुना होगा, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं, ये सबसे ज़्यादा उष्ण मीन्स को को तो बढ़ाते ही है, लेकिन डाइजेशन को प्रॉपर करने का काम करते हैं। उष्ण जीरक होता है, जीरक होता है उसमें, उसके बाद हींग होता है। ये सब डाइजेशन को प्रॉपर करता है। इनडाइजेस्ट मटेरियल जो है उसको एडिशनली हीट सप्लाई कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। एक बार डाइजेशन हो गया तो वो प्रॉपर्ली फ्लैटुलेंस पास हो जाएगा और ये अच्छे ये इसमें मिलेंगे। ऐसे इसमें भी मोस्ट टाइम हम बस्ती भी यूज़ करते हैं। अगर बहुत दिनों से इनको वो तकलीफ है, फ्लैटुलेंस की तकलीफ है या पेट फूगा-फूगा जैसे लगता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो पाथ है इंटेस्टाइन का वो प्रॉपर्ली नहीं एक्ट कर रहा। फीकल मैटर आना चाहिए, यानी कहीं पे ब्लॉकेज बन रहे गैस के कारण। जैसे हमने बहुत बार ये देखा है, जैसे सिंपल वो ट्यूब है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक ट्यूब है, उसके बीच में कहीं पे भी एयर आ गई, तो आगे पुश करके उसको तकलीफ देंगी। ऐसे कंडीशन में अगर हमने बस्ती दी, बस्ती ऐसा बोला जाता है, इसमें भी बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं कि वो जो एनिमा हम देते हैं, तो वो वाटर कहाँ तक जाता है। मैक्सिमम ऐसा बोला गया है कि वो हेपेटिक फ्लेक्चर तक जाता है। बेसिकली वो इंटेस्टाइन तक वगैरह नहीं जाता। ऐसे कंडीशन में जैसे हमने बोला कि प्रॉपर फंक्शनिंग है, जो प्रॉपर ये है लार्ज इंटेस्टाइन का, कि वो वाटर को एब्ज़ॉर्ब करता है और वहाँ पे ज़्यादा वाटर हो गया, जैसे बस्ती लेते वक़्त 2 टाइप की बस्ती है, एक तेल की बस्ती दी जाती है, काढ़े की बस्ती दी जाती है। ठीक है? तो काढ़े की बस्ती में तो पानी ही है। तो काढ़े हम्म, की बस्ती में काढ़ा देने के बाद हमें विदिन अ, आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि 48 मिनट्स में वो वापस आ जाता है, काढ़े की बस्ती। लेकिन अगर आपने कभी बस्ती ली होंगी तो आपको पता होगा कि जैसे देते हैं वैसे ही एकदम से जाना पड़ता है। राइट, तो राइट, ये नॉर्मली ऐसा बोला गया है कि 48 मिनट्स में वो वापस आ जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो जल्दी आ जाती है। कभी-कभी कुछ-कुछ पेशेंट में अगर हार्ड ये रहा, कुछ टेंडेंसी ऐसी रही तो टाइम लगता है। अगर इसमें नहीं आई तो उनको तीक्ष्ण अवस्था देके वो निकालना ही पड़ता है। क्योंकि जैसे आयुर्वेद का कांसेप्ट, ये लोगों का कांसेप्ट है कि इसमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा भी है कि यहाँ पे डेथ भी हो सकती है, बाकी की सिम्पटम भी हो सकता है। ये निकालना ही पड़ता है। लेकिन तेल का बस्ती ऐसा नहीं है। तेल का बस्ती जब हम देते हैं, तो वो अगर पूरा के पूरा शरीर में रह गया तो भी चलता है। बेसिकली हम उसी के लिए देते हैं, क्योंकि वो जो हम तेल दे रहे हैं मीन्स वो जो म्यूकस होता है इंटरनल, उसको हम स्निग्ध करने का काम करते हैं। उसको जी, एडिशनली स्ट्रेन देने का काम करते हैं। जिससे जैसे जिस जो चीज़ें प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है इंटरनली, वो वहाँ पे एडिशनल स्ट्रेंथ दे रहे हैं उसको तेल की वजह से, और उसका डाइजेशन प्रॉपर हो पाए। तो ये कंसेप्ट अलग है। तो वहाँ पे जब हम बस्ती देते हैं काढ़े का, तो ऐसा बोला जाता है कि लेफ्ट हेपेटिक फ्लेक्सर तक वो जाता है। अब यहाँ पे स्टडीज़ हुई है बहुत ज़्यादा, वो जो डाई वगैरह एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की जो डाई वगैरह रहती है ना, पुश करके लोगों ने देखा है कि कहाँ तक वो जाते होंगे एक्स-रे निकाल के वगैरह। तो वो जी, बोला गया है कि लेफ्ट हेपेटिक फ्लेक्चर तक जाती है, मीन्स एनल कैनाल, सिग्मोइड कोनल, डिसेंडिंग कोलन, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन तक वो रहती है और वो आजू-बाजू का पूरा स्ट्रक्चर लेके फिर बाहर आती है। ऐसे जी, कंडीशन में पूरा बाहर आने के बाद वो पैसेज खाली हो गया, इसलिए खाली होने के बाद जो इंटेस्टाइन है वो और असेंडिंग कोलन में होता है, वो इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू दैट सेगमेंट, और वो जब तक पूरा फीकल मैटर स्टोर नहीं होगा अगेन सेगमेंट कोलन, वो वहाँ तक नीचे नहीं आएगा। ऐसे अगर चीज़ें रही कि गैस रही, तो वो पतला कर देगा फीकल मैटर को और वो गैस जल्दी से पास हो जाएगी। अगर फ्लैचुलेंस की बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो एक काढ़े की बस्ती से भी इंस्टेंट रिलीफ मिलता है बहुत बार। अच्छा, ठीक है।
तो हम बहुत बार ये होता है कि उसको नीरोबस्ती डिस्क्राइब करते हैं। जी, जी। अच्छा, ये क्योंकि लिवर जो है, जैसे हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म बहुत अहम रोल प्ले करता है, और डायबिटीज जो है वो एसेंशियली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हाँ, करेक्ट? सो क्या लिवर की मेल फंक्शनिंग से डायबिटीज के होने का कोई रिलेशन है क्या? नहीं सर, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो पैनक्रियास का है, ठीक है? राइट। क्योंकि पैनक्रियास से इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है। लेकिन उसी के साथ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है लिवर से रिलेटेड, वहाँ पे थोड़ा-फार इंटरफेयर करता है और उसका भी फंक्शनिंग वहाँ पे डायरेक्टली हैम्पर होता है इसमें। एक अ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी बोल सकते हैं, दूसरा है कि इंडाइजेशन या फैट डिपोज़िशंस ड्यू टू सेंट्रल ओबेसिटी, उस कारण भी बोल सकते हैं क्योंकि जो प्राइमरी कॉज़ बोला गया है डायबिटीज़ का, दैट इज़ द सेंट्रल ओबेसिटी। क्योंकि जो फैट या डाइजेस्टिव या कार्बोहाइड्रेट जो सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, हाँ, ठीक है? वो सेंट्रल ओबेसिटी मीन्स जो पेट का पोर्शन होता है, वो पेट जिनका ज़्यादा बड़ा होता है। मीन्स ओबेस तो है, लेकिन जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे फैट डिपोज़िशन प्रॉपर्ली नहीं होता, तो वो जो टनलस फ्लेम प्रेज़ेंट होते हैं पैनक्रियाज़ में, हम्म, ठीक है? उसी से बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है, तो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग वहाँ पे नहीं कर पाता, तो वो डायरेक्टली डायबिटीज़ की तरफ जाता है। दूसरा, जो स्टोर हाउस हमने बोला है ग्लूकोजेन का, ठीक है? ये स्टोर हाउस लिवर है, ठीक है? तो सिक्रीशंस ये हैम्पर का है कर रहा है पैनक्रियाज़, लेकिन जो कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं, जैसे मुझे अभी बॉडी में मैं एग्ज़ॉस्ट नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सोया हुआ हूँ, मुझे एडिशनल ग्लूकोज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने खाया है, मेरे बॉडी में ग्लूकोज़ रेडी है, ये स्टोर्ड लिवर में हुआ है, जी। ठीक है? तो वो डायरेक्टली स्टोर हाउस होने के कारण वहाँ पे वो थोड़ा-सा हैम्पर करता है कि शरीर को ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे रहेगा। अब डायबिटीज़ में सेम होता है कि शुगर लेवल बढ़ जाती है ब्लड, ठीक है? वो ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो स्टोर हाउस में भी थोड़ा इफ़ेक्ट देंगी। राइट। हाँ। और अच्छा, तो ये सो लिवर जो का फ्रॉम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, वो जैसे मैंने गुजारिश की थी कि गॉलस्टोन का कौन सा दोष रिस्पॉन्सिबल है वैसे गॉलस्टोन्स के लिए? गॉलस्टोन से हम डायरेक्ट सर पित्त को कंसीडर करते हैं, बाइल से रिलेट है इसलिए। अच्छा, पित्त, अच्छा, पित्त रिलेटेड मैलिटी। हाँ, क्योंकि ऐसा है कांसेप्ट जो बताए गए हैं अ, हर चीज़ मॉडर्न की हम आयुर्वेद के हिसाब से कंपेयर नहीं कर पाते। राइट। नहीं ये है, ऐसा नहीं हो पाता। तो बेसिकली हम सिम्पटम वाइज़ जाते हैं। तो अगर जहाँ पे स्टोन है, अगर स्टोन से रिलेटेड है तो वहाँ पे कुछ फंक्शनिंग ऐसा होता है बेसिकली अरुचि क्या बोलते हैं उसको भूख ना लगना, एनोरेक्सिया, ठीक है? ये बहुत कॉमनली दिखता है। हमारे इसमें हम ये कंसीडर करते हैं उसको अगर पाचन अच्छा नहीं है, उसको भूख नहीं लग रही, तो ये पित्त से रिलेटेड होगा, किससे? ठीक कफ है? से? पित्त से। पित्त से, ओके। हाँ, कफ और पित्त बोल सकते हैं लेकिन प्रॉपरली डाइजेशन ये पित्त का है। क्योंकि पित्त नहीं है इसलिए हम पित्त के साथ जाएँगे क्योंकि जब जैसे संहिता बनी, तो उस ज़माने में तो 100% ये सोनोग्राफ़ी वग़ैरह नहीं हुआ करती थी। वो स्टोन क्या है? अब जब तक ये जैसे गुल्मा करके भी एक डिसीज़ बोला गया है, जैसे ट्यूमर है, ठीक है? दे आर डायरेक्टली रिलेटेड वो कोरिलेट करते थे कि शायद उनके पेट में बच्चा होगा। तो 9 महीने तक वो सँभाल के रखते थे। अगर वो डिलीवर्ड नहीं हुआ तो उसके बाद वो ऑपरेट किया जाता था। वो सेम यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हम डायरेक्टली कोरिलेट कर रहे हैं विद द सिम्पटम्स। जी, इसलिए जैसा मैंने बोला कि अश्मरी जो हम कंसीडर करते हैं, कंपेयर करते हैं विद द स्टोन्स। जी। ये अश्मरी भी कंसीडर करते वक़्त आचार्य ने सिर्फ रीनल कैल्कुलाई या यूरिनरी कैल्कुलाई के साथ ही उन्होंने उनका कोरिलेशन हमें दिखा है। क्योंकि जो संप्राप्ति बोली गई है कि पक्वाशय ये जो है मीन्स दैट इंटेस्टाइन अब ये कांसेप्ट थोड़ा-सा अलग है मॉडर्न से। जैसे हुँ, मॉडर्न में हम बोलते हैं कि यूरिन कहाँ से तैयार हो रही है तो इट्स रिलेटेड विद द किडनी, हुँ, ठीक है? किडनी यूरिन प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद में जाओगे आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि जो यूरिन प्रोड्यूस्ड हो रही है, इट इज़ ड्यू टू द इंटेस्टाइन या हुँ, पक्वाशय। हुँ, हुँ,
जैसा बोला गया है कि बहुत सारी उपाधि है सुश्रुत में, जब अश्मरी वर्णन करता है सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत का कहना ऐसा है कि जैसे सागर होता है, वहां पे जो नदियां मिलती है और नदियां मिलने के कारण सागर हो रहा है, तो सेम कंडीशन में जैसे पानी बॉडी में है, वो पक्वाशय में आया और पक्वाशय से फिर मूत्र की निर्मित हुई। जैसे हमने अभी लार्ज इंटेस्टाइन में देखा कि वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, प्रॉपर large intestine. इट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वही से अच्छा, फंक्शनिंग ऐसा बोला गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शनिंग है दैट इज द एक्सक्रीशन। मींस अगर सुश्रुत का कंसीडर किया जाए कि यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन जब हम एक्सक्रीट करते हैं तो उसमें क्या बॉडी से बाहर क्या जा रहा है, तो पानी जा रहा है। तो पानी बॉडी में एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, तो गर्भाशय में या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसलिए सुश्रुत का भी कहना थोड़ा फार अगर हमने मॉडर्न के साथ कंपेयर करने की कोशिश की तो वो बराबर लगता है। लेकिन अगर हमने ये कंसीडर किया कि जैसे मॉडर्न में बोला है कि इट इज फॉर्म्ड इन द किडनी, सुश्रुत किडनी का फंक्शनिंग दूसरा बताता है। सुश्रुत ने जब मेदोवह स्रोतस की गणना की है, मीन्स फैट का जो मेटाबॉलिज्म सुश्रुत बोलता है कि फैट कहाँ पे ये होता है, तो वहां पे वो किडनी से रिलेटेड ये पोर्शन करता है। तो वो भी कंपैरिजन हम अगर करने जाए मॉडर्न के साथ, तो वो भी थोड़ा सा लॉजिकल होता है, क्योंकि जब किडनी की लेयर्स हम देखते हैं वहां पे एडिशनल फैट डिपोजिशन होता है, वहां पे एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, सुप्रारेनल जो ग्लैंड्स होती है, तो वो भी रिलेशंस में आते हैं फैट के। तो ये भी थोड़ा सा कोरिलेशन करते हैं। तो ये बेसिकली कोरिलेट करना पड़ता है, इसलिए वैसे के वैसे हम कोरिलेट नहीं कर सकते। बाकी जो है, जैसे मैंने अभी ये ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बताया, तो ये आयुर्वेद में दिया है। माधव निदान अम्ला डिसीज डिस्क्राइब करते हैं तो दे हैव जस्ट गिवन रुद्रपथ कामला और कामला, ये दोनों उन्होंने बोला है। जैसे संस्कृत रुद्रपथ मीन्स, पथ मीन्स मार्ग या वे, उसको रुद्ध करना, यानी रुद्रपथ कामला करके एक प्रकार आयुर्वेद में पहले से ही वर्णित है। इसको अभी हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने लक्षण भी बताया कि तिलम पिष्टम निभम शक्रुता, मीन्स तिल का दाना जैसे होता है सफेद कलर का तिल, उस तरीके से शक्रुत यानी फिकल मैटर होता है रुद्रपथ कामला में। ये अभी का जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ये ऐसे का ऐसा पिक्चर दिखता है। किस जगह पे ये दिखता है, किस जगह पे हमें इसको कोरिलेट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे वाग्भट सर ने बताया होगा, तो वाग्भट के पहले ही अध्याय में वाग्भट कहता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये मूढ़ लोगों के लिए कह रहा हूँ, जिनको पता है उनको तो सब पता है। ऐसा वाग्भट ने पहले अध्याय में ही बताया है, शायद सर ने एक्सप्लेन किया होगा ये। क्योंकि उनका कहना है जैसे आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्म से बोली गई, उन्होंने बोला है कि 1,00,000 श्लोक थे आयुर्वेद में। जी, तो अब ऐसा बोला गया कि वैद्य को सब पता रहता है, लेकिन उसमें भी जो मूढ़ वैद्य है जिनको नहीं पता, इसके लिए मैं ये संहिता लिखता हूँ। इसलिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तब हम बोलते भी हैं इसमें जस्ट कॉमेडी सेंस में कि जो मूढ़ लोगों के लिए वाग्भट ने लिखा वो भी हमें नहीं समझ रहा, यानी हम वो कंपैरिजन में कैसे होंगे। क्योंकि वाग्भट क्लियर कट वहां पे उन्होंने बताया कि ऐसे तो सब आयुर्वेद को सब पता होना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं पता इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और ये चीजें डायरेक्टली कोरिलेट कुछ चीजें कर सकते, कुछ चीजें नहीं कर सकते। इसलिए कंपैरिजन करते हो, जैसे स्टोन का मैंने बोला कि सुकृत जब अश्मरी वर्णित ये करता है, तो वहां पे गॉल ब्लैडर स्टोन हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपैरिजन वहां पे नहीं आता। इसलिए जब हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं, जैसे चरक ने भी बताया कि डिसीजेस अगणित है, असंख्येय है, ठीक है। डिसीज, हर डिसीज को नाम देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप उसको उसके जो सिम्टम है उसके हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, दोष 3 ही है, ठीक है। और एक कारण मंदाग्नि, रोगो सर्वापि मंदाग्नि, उन्होंने बताया कि एक मंदाग्नि है और 3 दोष है। तो मंदाग्नि और 3 दोष, इनका जो सिम्टम्स है वो किस दोष से रिलेटेड है, और मंदाग्नि तो है ही है, उससे रिलेटेड आप ट्रीटमेंट कीजिए तो 100% रिजल्ट मिल सकता है। और जो बहुत बड़े वैद्य जो है वो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आयुर्वेद के पास जब पेशेंट आते हैं तो बहुत बड़ी फाइल लेके आते हैं कि ये ट्रीटमेंट, ये, लेकिन बहुत सारे अगर आपने पुराने वैद्य देखे होंगे तो वो फाइल को हाथ भी नहीं लगाते। जो नाड़ी वैद्य वगैरह जो हम बोलते हैं, वो सिर्फ नाड़ी देख के बताते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि दोष के हिसाब से समझ में आता है। और जैसे वात पित्त कफ है, उनके 5 प्रकार है, ठीक है। जब नाड़ी पकड़ते हैं तो एक
एक उंगली के वो इमेजिन करते हैं 5 प्रकार, तो उसमें से कौन से उंगली को क्या लग रहा है, उस हिसाब से कौन-सा दोष प्रकोपित है, यानी कौन से प्रकार का दोष प्रकोपित है, उसकी कौन-सी जगह होती है, जैसे अपान वायु है। अपान वायु से अगर रिलेटेड रहा तो वो नीचे का एब्डोमिनल रीजन जो है लोअर एब्डोमेन, उससे रिलेटेड कोई तो भी डिसीज़ होगा। ये एक्सपीरियंस से आता है, बेसिकली ये चीज़ें अभी पढ़ाई भी नहीं जाती है, सिलेबस में भी नहीं है। जब हम प्रैक्टिस को जाते हैं तब हमें ये बोला जाता है कि आप देखो। तो ये जो चीज़ देखने की चीज़ है, ये फ़ील करने की चीज़ है, ये कोई पढ़ा नहीं सकता। क्योंकि अगर मैंने उँगली लगाई है तो ये मुझे कोई सर बता नहीं पाएगा कि आपको कौन-सा दोष दिख रहा है। तो ये एक्सपीरियंस से आती है, तो ये दोष देख के फिर ट्रीटमेंट की जाती है कि कौन-सा दोष होगा। बहुत बार अगर डिसीज़ नहीं भी पता है तो दोष के हिसाब से जा सकते हैं। अभी जो रिसर्च ओरिएंटेड ट्रेंड चल रहा है, इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये रिपोर्ट थे, अभी ये रिपोर्ट आए। यानी सिंपल थायरॉइड का भी फंक्शनिंग टेस्ट हो गया या कोलेस्टेरॉल हो गया, तो हम वमन करके बताते हैं कि पहले कोलेस्टेरॉल इतना था, अभी कोलेस्टेरॉल इतना है, तभी वो मानते हैं। और हमारे आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है, एक तो आप्तोपदेश करके बोला है कि आपने बताया यानी ये राइट है। हाँ, ये जो 3 प्रमाण बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। हाँ, प्रत्यक्ष जो हम देख रहे हैं, कि मैंने ये ट्रीटमेंट देखी, मैंने ये दिया, तो इसका ये रिज़ल्ट है। तो ये आप्तोपदेश में ये प्रत्यक्ष प्रमाण में जाएगा। अनुमान प्रमाण हम कुछ अंदाज़ा लगा के ये शायद बात से रिलेटेड होगा, हम ये देखेंगे उसका रिलीफ मिल गया, तो हो गया। आप्तोपदेश ये संहिता में लिखा है, ये होने ही वाला है। इसका ट्रीटमेंट ये होता ही है। जैसे अभी हम बोलते हैं कि अभी संहिता ऑलमोस्ट सभी संहिता 3-3 ढाई-ढाई हज़ार साल पहले की है। लेकिन अभी के डिसीज़ भी उन्होंने वैसे के वैसे वहाँ पे भी सिम्पटम्स दिखते हैं। और वो ही ट्रीटमेंट जो उस आचार्य ने उन्होंने बताई, वो अगर हमने अभी भी दी, तो वो भी प्रॉपरली होता है। जैसे सिंपल ज्वर से स्टार्ट किया, इस ज्वर, अब ये डिसीज़ करके भी बहुत बार हम कंसिडर नहीं करते। इट्स लाइक अ सिम्पटम कि हमें सर्दी-खाँसी हो गई, उसमें एक सिम्पटम आया ज्वर। और आयुर्वेद में चरक का जो सबसे पहला अध्याय है और संहिता से, दे आर स्टार्टिंग विद द ज्वर। हुँ, बहुत बड़ा अध्याय है, सबसे बड़ा डिसीज़ ज्वर करके उन्होंने दिया है। क्यों? क्योंकि सबसे कॉमन फैक्टर है ज्वर में, दैट इज़ मंदाग्नि। हुँ, रस धातु की दृष्टि होती है मंदाग्नि से, और आमाशयगत डिसीज़ बताया गया है कि आमाशय से उसकी उत्पत्ति है ज्वर की। इसलिए जो ट्रीटमेंट देना है वो डाइजेशन से रिलेटेड, इसलिए बहुत बार कभी हमें बुखार आता है तो हमें खाने की इच्छा नहीं होती, जी। ठीक है? तो बेसिकली आयुर्वेद में बोला है कि बुखार में खाना ही कम खाओ, या ऐसा खाओ कि जो कम हो लेकिन अग्नि को बढ़ाए। हुँ, ऐसा खाना खाने के बाद जल्दी से जल्दी आप या जो बुखार है वो कम हो जाता है। तो जो षडंग पानी वगैरह जो कंटेंट बताए हैं, दे आर स्टार्टिंग विथ, वो दीपन भी करते हैं और बुखार को भी कम करते हैं। सबसे पहले कंटेंट में सबसे पहला अध्याय ज्वर का वर्णित किया है, सबसे बड़ा अध्याय करके। तो ये आयुर्वेद से थोड़ा-सा अलग है मॉडर्न, जी। उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ी-सी अलग आती है। हाँ, रिज़ल्ट दोनों में है, उनमें भी रिज़ल्ट है, वो और ज़्यादा नैनो पार्टिकल्स में जाते हैं कि वो स्पेसिफिकली दे हैविंग द मॉडर्न टेक्निक्स कि वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है। अब वो आयुर्वेद में भी हम धीरे-धीरे जो रिसर्चेस हो रहे हैं, उसमें वो आ रहा है कि जैसे मैंने एक आध द्रव्य ले लिया, जैसे सिंपल एरंड ले लिया है, एरंडम वो वृक्षम वातावरणम बोला है, कि वो वृक्ष है, मीन्स जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है उसमें भी यूज़्ड होता है, और वात वात कम करने में भी यूज़ होता है। अभी बहुत सारे ये हुए हैं कि सब साइटोजेल सेल, लीडिंग सेल्स तक वो काम कर रहा है। तो अभी टेक्निक्स डेवलप हुई है। ये वो कर रहा है, अभी दिख रहा है, लेकिन इन्होंने पहले से बता के रखा है। इतनी टेक्निक भी नहीं थी। एक अपडेश करके है कि इन्होंने बोला तो हम करके देखेंगे, और वो रिज़ल्ट मिलते हैं बहुत बार। हाँ, इसमें परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस आते हैं। जैसे अब लेटेस्ट में मैंने एक वेबिनार किया था पेटेंट पे, कि पेटेंट जो हम करते हैं, तो गवर्नमेंट में भी एक टीकेडीएल करके दिया है, कि जो ट्रेडिशनली नॉलेज है उसपे हम पेटेंट नहीं ले सकते, करेक्ट, क्योंकि ये उन्होंने बताया है पहले से, करेक्ट। ये नया नहीं है। अगर हाँ, इसमें मैं कुछ कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ तो मैं उसका पेटेंट ले पाऊँगा, कि लेकिन वैसे के वैसे नहीं ले सकता। तो उन्होंने भी ये माना है कि ये है, और उनको प्रूफ चाहिए, इसलिए फिर ये डॉक्यूमेंटेड करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। जैसे मेरे पास भी एक
स्मॉल यूटेरस का पेशेंट था, मैंने उसको बस्ती दी, उसके यूटेरस की साइज नॉर्मल हो गई। तो दोनों मेरे पास रिपोर्ट है, उसका आर्टिकल अभी मैं लिख रहा हूँ, वो पब्लिश करूंगा। बहुत सारे जैसे, और हर इसमें जैसे एलोपेशिया एरेबिका मेरे पास पेशेंट था, तो एंड्रोजेनिक फैक्टर्स करके बेसिक ये एलोपैथी में बोला गया है, पर जब हम यूनानी में जाते हैं तो वहाँ पे हाफ्जा करके जो कप्स होते हैं ना, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में देते हैं। कप्स वो, और क्या बोलते हैं, वो कफ होते हैं जो नीडल से पियर्स करते हैं, हाफ्जा करके यूनानी में है। तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर ब्लीडिंग करते हैं, ब्लड लीडिंग। हमारे इसमें जलोका यूज होती है, या आप उसको सिंपल पंचर करके भी ये कर सकते हो। तो तीनों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने देखे, तीनों से रिजल्ट है। यानी हर जगह पे हर कोई राइट है। हाँ, हाँ, हर चीज़ में कोई ना कोई कम ज़्यादा रहता होगा, किसका ड्यूरेशन कम ज़्यादा होगा, किसका ये कम ज़्यादा होगा, किसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, वो देख के थोड़ा-सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें चेंज करना पड़ता है। रिजल्ट सभी से मिलता है, क्योंकि वो पैथी चल रही है, होम्योपैथी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हर चीज़ में आते हैं, वो होता ही है। चलिए सर, आज टाइम हो गया।